Hello students, so today we are going to start the theory chapter of our computer science. The first chapter, that is computer overview. Okay, the first and foremost thing, let me be very clear, this is the theory based chapter. थोड़ा बोरिंग तो लगेगा सुनने में, लेकिन दिस चैप्टर कैरीज मार्क्स, और अच्छा लगे या खराब लगे, मार्क्स जब है पढ़ना पड़ेगा. चलो ज्यादा नहीं बोल के सीधे यहां उतरते. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर किसे कहते हैं? सर तुम लोग बोलोगे सर कंप्यूटर का कोई डेफिनेशन है, लंबा सा कोई फुल फॉर्म है, सी का, ओ का, एम का. ये गलत है. कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेटर, टू कंप्यूट, है ना. तो कैलकुलेटर मतलब सर जो हम लोग यहाँ कैलकुलेटर करते हैं प्लस माइनस करने, वो कंप्यूटर है. एक्चुअली कंप्यूटर का शुरुआत ही हुआ था कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, आदमी ने बनाया था कैलकुलेटर, लेकिन उसको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर दिया गया? कैलकुलेटर. तो सर सॉरी कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर और कैलकुलेटर में अंतर क्या है? अंतर यह है कि कोई भी कैलकुलेटर को हम कंप्यूटर कह सकते हैं. ठीक है, कोई भी कैलकुलेटर को हम कंप्यूटर कह सकते हैं अगर इफ, सिर्फ कैलकुलेटर क्यों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम कंप्यूटर कह सकते हैं अगर उसमें ये तीन पार्ट्स है. क्या क्या? देखिए ये ब्लॉक डायग्राम देखिए. व्हाट इज दिस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट? दिस ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट अ कंप्यूटर ओवरव्यू, अ कंप्यूटर सिस्टम. किसी भी सिस्टम, किसी भी डिजिटल डिवाइस में अगर कोई इनपुट डिवाइस हो, एक आउटपुट डिवाइस हो, एक प्रोसेसिंग डिवाइस हो और स्टोरेज के लिए मेमोरी हो. आई एम रिपीटिंग, किसी भी डिजिटल डिवाइस में अगर इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, एक प्रोसेसिंग डिवाइस हो और स्टोरेज के लिए मेमोरी डिवाइस हो, अगर ये चारों किसी भी मेमोरी डिवाइस में हो, दैट कैन बी कॉल्ड अ कंप्यूटर. मतलब जिस मोबाइल के थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर ही है. उसमें भी इनपुट डिवाइस है. जो डेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो आउटपुट डिवाइस है. प्रोसेसर है उसके अंदर, मेमोरी के लिए रैम है, उसके अंदर इंटरनल मेमोरी है, 64 GB, 128 GB स्टोरेज कर सकता है वो. सो दीज आर ऑल नेसेसरी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. अगर ये किसी में है तो हम लोग उसको कंप्यूटर सिस्टम की व्याख्या दे सकते हैं. कंप्यूटर साइकिल, इसीलिए कंप्यूटर एक आईपीओ साइकिल के अनुसार काम करता है. आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. इस इनपुट प्रोसेस आउटपुट से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक डेटा को इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं. We can convert a data into information. Now what is this thing sir? क्या है data information? The raw facts and figures which we input to the computer. जैसे for example हम अपना बताते हैं. अगर हम लिखें 82 kg, 5 फुट 7 इंच, ठीक है, ऑनिंदो, फिर कुछ मान लो में दुर्गापुर, हम ये 4-5 वर्ड लिख दिए. ठीक, शायद किसी को ये समझ में आए, किसी को समझ में ना आए. लेकिन अगर ये सब हम कंप्यूटर में फीड करें और कंप्यूटर अगर हमको एक टेबल में दिखाए, नेम ऑनिंदो, लोकेशन दुर्गापुर, हाइट, वेट, एज, हमको अगर प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाए तब हमको समझ में आ जाएगा, अच्छा मतलब ये हमारा इंफॉर्मेशन है. तो यही तो कंप्यूटर का काम है. It takes input in the form of data, the unprocessed raw facts and figures, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, उसको फिर वो प्रोसेसिंग करता है, उसको वो कैलकुलेट करता है और फिर हमको एक ऐसा जवाब देता है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जो कि हमको समझ में आए. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन. It works on the basis of input process output, that is IPO cycle. समझ में आया? ये है हमारा कंप्यूटर का मेन काम. और इसी को कोई भी कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस जो ये काम करे,
या इसमें ये तीनों पार्ट्स हो, दैट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का शुरुआत कब से हुआ था? तो हम लाइन से लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। चलिए, हमने एक लंबा चौड़ा लिस्ट बना दिया। ऐसे कंप्यूटर आया था सबसे पहले, एबाकस। हम क्या बोले, कंप्यूटर का काम ही हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट मैथमेटिकल प्रोसेसिंग डिवाइस दैट वाज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स वाज एबाकस। कोई बोलता है ये चाइनीज ने डेवलप किया, कोई बोलता है ये मेसोपोटामियंस ने डेवलप किया, जो भी हो, abacus was the first calculating device that was used by human being। उसमें सिर्फ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, और वो भी एक फुल्ली मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था, मतलब हमको खुद हाथ से कैलकुलेट करके करना पड़ता था, मैनुअल डिवाइस। फिर नेक्स्ट है नेपियर बोन। ये थोड़ा सा और बेटर हो गया कि ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करने लगा। इसको बनाया था मिस्टर जॉन नेपियर। पता नहीं ये एबाकस को मान के चले दे वर डेवलप्ड बाय चाइनीज पीपल, दे वर डेवलप्ड बाय चाइनीज पीपल, पर गारंटी नहीं है। नेक्स्ट नेपियर बोन, इट वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर जॉन नेपियर। देन वी हैव पास्कलाइन बाय मिस्टर ब्लेज पास्कल, जिसके नाम पे हम लोग वो केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिक्स में पास्कल पढ़ते हैं, द फोर्स, सॉरी न्यूटन, वो पास्कल प्रेशर, ब्लेज पास्कल। फिर पंच कार्ड, इसमें हरमन हॉलरिथ। एंड फाइनली द एनलिन इंजन, दिस वाज डन बाय मिस्टर चार्ल्स बैबेज। ओके, अब एक एक देखिए, एबाकस में सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, उसमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का कोई मतलब प्रोविजन नहीं था। नेक्स्ट जॉन नेपियर, इसके डिवाइस में ये भी लेकिन फुल्ली मतलब मैनुअल डिवाइस था, मतलब वो हमको खुद हाथ से मूव करके कैलकुलेट करके थोड़ा बहुत बुद्धि लगा के करना पड़ता था। फुल्ली कंप्यूटर मतलब मशीन से हमको आंसर नहीं निकलता, थोड़ा बहुत हमको बुद्धि लगाना पड़ता था। पहला फर्स्ट कंप्लीटली मैकेनिकल डिवाइस, मतलब जिसमें हमको कोई बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं पड़े, हम सिर्फ वहां इनपुट देंगे हमको आउटपुट निकलेगा। दैट वाज मेड बाय पास्कलाइन, द फर्स्ट फुल्ली मैकेनिकल कंप्यूटर बाय मिस्टर ब्लेज पास्कल। वही जो बोले प्रेशर का जो यूनिट जिसके ऊपर है पास्कल, वो ब्लेज पास्कल। फिर आया कंप्यूटर में कोई डेटा को स्टोर करने का प्रोविजन, वो दिया था मिस्टर हरमन हॉलरिथ। उसने बनाया पंच कार्ड, रेक्टेंगुलर कार्ड्स होते हैं, थिक थिक रेक्टेंगुलर कार्ड, बिस्किट जैसे शेप के, उसके अंदर हम पंच होल करके मतलब गड्ढा करके पता लगा देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वो डिजिट का 7 का 3 का 5 का 2 का सबका अलग अलग कार्ड होता था, और उसमें उसका डेटा को वो पुट करके रखते थे। सो दिस इज हाउ माई डेटा वॉज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। देन आया हमारा एनालिटिकल इंजन, दिस वॉज मेड बाय मिस्टर चार्ल्स बैबेज। तो इसको इतना फेमस क्यों है ये आदमी? अभी भी कोई अगर पूछता है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, बोलते चार्ल्स बैबेज। अगर चार्ल्स बैबेज का जो डिफरेंस इंजन है, कभी अगर गूगल करके देखो तो दिखने में लगेगा सर गन्ना का रस निकालने का मशीन जैसा होता है ना, बड़ा सा गोल सा चक्का है, उस तरह देखने में लगेगा। सर एक गन्ना का रस निकालने का मशीन वो कंप्यूटर कैसे बना सकता है? वो कंप्यूटर जैसा काम करेगा? तो तुमको क्या लगता है कंप्यूटर के अभी वो हम लोग जैसा कंप्यूटर बना था, वो सुंदर सा एक पतला सा एलईडी स्क्रीन रहेगा, सामने एक मस्त कीबोर्ड रहेगा, ऐसा नहीं था इसका। कभी वो डायल क्या हुआ, ये देखे क्या बोलते हैं टेलीफोन,
1 खर्र करके आवाज करता था, 2 खर्र करके आवाज करता था। वैसे ही ये मशीन बनाया था, लीवर था ऐसे गोल गोल घुमाने का कि ये 1 का हुआ, ये 2 का हुआ, ये 3 का हुआ, इस तरह गोल गोल लीवर घुमाते थे। और लास्ट में जाके एक स्विच था, वो स्विच ऑन कर दिया, उसमें फिर वो लीवर घूम के तुमको आंसर दिखाता था कि 14 इंटू 2 28। और इसको ये क्यों फेमस हुए? क्योंकि इन्होंने सारा कैलकुलेशन, सारा जो वर्क था उस कंप्यूटर का, वो मतलब एक पर्टिकुलर कोड में कन्वर्ट करके कोशिश कर रहे थे। पर्टिकुलर कोड मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये चीज को फॉलो किया कि माई कंप्यूटर मस्ट हैव ऑल द 3 प्रोविजंस। इट मस्ट हैव अ इनपुट डिवाइस, इट मस्ट हैव अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इट मस्ट हैव अ मेमोरी डिवाइस एंड इट मस्ट हैव एन आउटपुट डिवाइस। सेकेंडली उन्होंने इसमें कोशिश किया कि उनका सारा काम डिजिटल, मतलब 1001 या कोई पर्टिकुलर 1 या 2 कोड में ही हो जाए, अलग अलग कोड्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। यही तो है, यही से तो हमारा डिजिटल कंप्यूटर का शुरुआत हुआ। That's why he is known as the father of modern computers। और इनके जो असिस्टेंट थी एक लेडी जिसका नाम था लेडी आडा लवलेस, शी इज नोन एज द मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। डू यू नो व्हाई? इन्होंने तो हार्डवेयर बनाया, प्रोग्राम कौन बनाएगा, सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, उन्होंने बनाया था। उसने हार्डवेयर बनाया, उनकी ये लैब असिस्टेंट थी, उन्होंने खुद रिसर्च किया मैडम आडा लवलेस, और उसने खुद जाके अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। दैट्स वाई कहीं कहीं उनको मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे हमारा कंप्यूटर का मतलब इवोल्यूशन हुआ था। अल्टीमेटली इतने सारे आदमियों का मेहनत के बाद हमको मिला कंप्यूटर। ये कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है, कितना? एक एनालॉग और डिजिटल। वही बोले एनालॉग और डिजिटल मतलब कोई एनालॉग मतलब इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, मतलब कोई जो इनपुट जो 1 0 के ऊपर नहीं हो, जैसे इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसके ऊपर काम करे दे आर नोन एज एनालॉग सिग्नल्स। और जो डिस्क्रीट सिग्नल्स पे काम करे 1 0 1 इसके ऊपर काम करे दे आर नोन एज डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल ही हमारा कंप्यूटर का आधार बन गया, और जो इन दोनों को मिला के काम करे दे वर नोन एज हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम लोग मोबाइल मोबाइल में जो वेरिएबल डिवाइस है, या फिर बाइक में, कार में जो प्रोसेसर लगता है, वो सब ये हाइब्रिड का एग्जांपल है। मतलब इट टेक्स द इनपुट बोथ फ्रॉम एनालॉग सिग्नल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम डिजिटल सिग्नल्स। करेक्ट। नाउ तो ये तो था हमारा कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, एनालॉग और डिजिटल। ये हम लोग किससे कंसर्न है? हम लोग कंसर्न है सर ये सिर्फ ये डिजिटल कंप्यूटर से। ठीक है, तो अब बताइए ये डिजिटल कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे हुआ? ये एवोल्यूशन हुआ हमारा जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का जनरेशन आया। पहला जनरेशन जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जेन, सेकेंड जेन, थर्ड जेन, फोर्थ जेन और फाइनली फिफ्थ। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता? द कंप्यूटर्स वेर वेरी बल्की। भले वो डिजिटल था, एवरीथिंग वाज कैलकुलेटेड इन द बेसिस ऑफ जीरोस एंड वंस, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता था। अभी का कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। पहले चैप्टर में बताते थे कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो तो उसको 1 रीड करता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो तो उसको 0 रीड करता है। लेकिन ये कब काम करेगा? ये काम करेगा हमारा सेमीकंडक्टर्स के साथ। जब ये फर्स्ट जनरेशन आया था तब सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल इंसान नहीं जानता था। तब बिना सेमीकंडक्टर कैसे काम करता था सर? कैसे कभी कभी 0 कभी कभी 1 होगा, कब 0 कब 1 होगा कैसे जानेंगे? इसके लिए एक स्पेशल डिवाइस इन्होंने बनाया था जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब्स। ये वैक्यूम ट्यूब क्या काम करता था? वैक्यूम ट्यूब अगर देखा जाए तो ये इतने साइज का, लगभग 1 फीट का एक पूरा कांच का सर्कुलर एक
बल्ब जैसा होता है। बल्ब जैसा ना, पिछले जमाने में बल्ब वो कॉइल रहता था अंदर में, फिलामेंट ताकि वो ग्लो करे गर्म होने पे, उसी तरह का अंदर में एक फिलामेंट जैसा कुछ कुछ डिवाइस, मतलब सर्किट का इतना बड़ा एक पूरा कांच का सिलेंडर है जिसमें 3 टर्मिनल होते थे। कैसे? लाइक दिस। ये डिजिटल, ये वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार होता है, लाइक दिस। हाँ, ये है एक वैक्यूम, देखने में बम है, बम जैसा मिसाइल लग रहा है, बट दिस इज नॉट मिसाइल, दिस इज अ वैक्यूम ट्यूब। अंदर में क्या सर्किट है उतना हमको नहीं मालूम। यहाँ क्या होता है, देयर आर 2 वायर्स, ये 2 वायर दिख रहा है, ये 2 वायर है, और यहाँ एक वायर है। ये दोनों इनपुट देता था और यहां से आउटपुट निकलता था, है ना, कि कब 0 0 देने पे 0 निकलेगा, कब 0 1 देने पे 0 निकलेगा, कब 1 1 देने पे 1 निकलेगा, कब 0 निकलेगा। जो हम लोग गेट्स तुम लोग को सिखाए, इसीलिए वो सब पहले सीखना जरूरी था। तो तुम लोग के स्कूल का सिलेबस दे दिया, पहले इसको पढ़ाना पड़ा। तो यानी गेट्स, ये गेट्स के जैसे काम कर रहा है कि 2 इनपुट लेगा और एक आउटपुट निकालेगा। ये है हमारा वैक्यूम ट्यूब, और ये डिसाइड करता था कि कब हमारा रिजल्ट 1 आएगा, कब हमारा रिजल्ट 0 आएगा। तो दिस इज हाउ माई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क। और एक एक ये लगभग इतना ही बड़ा साइज का था, मतलब 1 फुट बड़ा, 1 फुट जितना। अब ये पूरा पूरी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम करता है। यहां अंदर में कॉइल रहता है, वायर का कॉइल्स रहते थे। सोचो हम लोग का जो बल्ब जो यूज करते, छोटा सा, इतना छोटा सा बल्ब कितना हीट जनरेट करेगा। इतना बड़ा अगर 1 फुट का अगर कांच का अगर हम बल्ब लें, वो कितना हीट जनरेट करेगा, जस्ट इमेजिन। और ऐसे लगभग 10,000 से 20,000, आई एम रिपीटिंग, 20,000 वैक्यूम ट्यूब्स भरे रहते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। अब बताओ इसको रखने के लिए तब जगह कितना लगेगा, है ना। जितना बड़ा ये मेरा रूम है उससे भी बड़ा जगह लगता था कि वैक्यूम, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाने में। और इलेक्ट्रिसिटी तो मान लो एक इंडस्ट्री, मतलब फैक्ट्री चलाने में इतना पावर खींचता था। और हीट तो इतना कि बिना एसी का वहां आदमी मतलब वो जल के राख हो जाएगा। सो इतना सारा डिसएडवांटेज है इसमें, फिर भी आदमी ने इसको बनाया। व्हाई? क्योंकि ये आधार बना ये बाकी सब चीज को सेट करने में। पता चला कि भाई ऐसे अगर कंप्यूटर बनाए तो हमको आगे जाके कुछ सुधार मिल सकता है। ये स्टार्टिंग किया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसका एग्जांपल है यूनिवैक, एडसैक एटसेट्रा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बाद मेरा सेम काम करता था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज क्या करता था, दे यूज्ड ट्रांजिस्टर्स। Many of you have seen transistors in electronic devices. ट्रांजिस्टर कैसा होता है सर? ऐसा देखने में लगता है। एक सर्कुलर बॉडी, सॉरी सिलिंड्रिकल बॉडी, जहां पे इस तरह कुछ कुछ तार निकले हुए रहते हैं, लाइक दिस। एक सिलेंडर बॉडी के साथ तार निकला हुआ रहता है। ये हम लोग अपना कभी अगर कोई डिजिटल, कोई भी अगर वो टीवी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का कोई भी अगर पैनल खोले तो ऐसा हमको बहुत सारा डिवाइस मिल जाएगा। 2-3 तार रहता है अंदर में। यहां भी यही सेम का करता है, 2 तार इनपुट का काम करता है, 1 तार आउटपुट का काम करता है। ये भी हमको सेम इसी तरह काम करेगा, लेकिन अंतर क्या है, एक वैक्यूम ट्यूब 1 फीट जितना बड़ा होता था और ये बड़ा होता है मेरा एक नाखून जितना बराबर। अंतर समझो, ये इतना बड़ा 1 फीट का जो लेंथ था वो 1 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, मेरा साइज ऑफ कंप्यूटर्स रिड्यूस्ड हो गया, इतना छोटा सा हो गया। दूसरा, इसको चलाने में जितना हीट लगता था उतना हीट इसको नहीं लगेगा। एंड एज द हीट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब ये जितना हीट प्रोड्यूस करेगा इसका एफिशिएंसी, इसका कैलकुलेशन पावर घटता था। लेकिन इसमें हीट प्रोड्यूसर नहीं होता, इसलिए इसका एफिशिएंसी, इसका कैलकुलेशन पावर इसके तुलना में बहुत ज्यादा है। करेक्ट। सो दिस वाज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या करता है, दे यूज्ड आईसी। व्हाट इज आईसी? आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि वो लोग एक रेक्टेंगुलर प्लेट यूज करते थे, ठीक है, और उस रेक्टेंगुलर प्लेट में इसी प्लेट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारे रेजिस्टर्स, बहुत सारे कैपेसिटर्स, बहुत सारे और भी वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक ही प्लेट में यूज करते थे। अलग अलग सर्किटें बनाया करते थे उसके लिए। तुम लोग भी अगर देखोगे पीसीबी, ये वर्ड तुम लोग ध्यान देना, पीसीबी देखे हो, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड,
वो कभी अगर टीवी या मोबाइल खोलोगे तो अंदर में ग्रीन कलर का बॉक्स या ब्लू कलर का वो सर्किट जैसे दिखता है, तार पतला पतला तार है, उसका ऊपर ऊपर ये सब ट्रांजिस्टर रजिस्टर लगा हुआ रहता है। यही तो है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। ठीक है ना, एक ही चिप में मेरा सारा डिवाइस को हम पुट करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो गया कि ये डिवाइस और भी छोटा हो गया। दैट वाज माय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कि फर्स्ट और सेकंड की तुलना में बहुत ज्यादा एडवांस था और बहुत छोटे साइज में। फिर भी छोटा साइज मतलब क्या, एक अलमारी के साइज का था ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, एक अलमारी जितना 6 फुट या 7 फुट लंबा। तो इसको छोटा कौन बनाया? ये जो हम लोग अभी जो यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, दे यूज यूएलएसआई और वीएलएसआई। क्या है ये यूएलएसआई वीएलएसआई? यूएलएसआई है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब यही वाला जो आईसी का काम ही जो है वही हम इतना हद तक बढ़ा दिए कि थर्ड जनरेशन में एक प्लेट के ऊपर अगर 20,000 मेरा ये सर्किट डाल देते तो अभी एट प्रेजेंट की बात हम प्रैक्टिकल यूज एकदम एक बोल रहे हैं। आप लोग सबको i3 प्रोसेसर के बारे में मालूम है? i3 इंटेल का i3 प्रोसेसर कितना बड़ा होता है? वो हार्डली वो 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर इतना स्क्वायर जितना होगा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तुमको बोलो तो ये 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना सारा सर्किट वो डाल सकता है? हम बता देते हैं, मोर देन 2 लाख। शौक लगा सर? इतना छोटा सा जगह 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, इतना सा जगह में दे आर पुटिंग मोर देन 2 लाख सर्किट्स। यही तो है मेरा यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जो इंटीग्रेशन हम लोग शुरू किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक ही जगह में सारा सर्किट को जोड़ना, वो इतना हाई लेवल तक लेके चले गए हैं कि छोटे से छोटे जगह में हम बहुत सारा सर्किट पुट कर सकते हैं। That is my fourth generation computers are based off. They are known as ULSI और VLSI technology. The last generation हो गया, ये अभी भी nascent phase में है। What is nascent phase? Still under development. ये है हमारा AI technology. AI क्या है? AI है बहुत सारा अलग अलग सेंसर्स, अलग अलग सर्किट्स, अलग अलग इंटीग्रेटेड सर्किट, सारा का मिला हुआ चीज जिससे कंप्यूटर खुद सोचने का या खुद डिसीजन लेने का पावर रख सके। You have seen you have studied in the earlier classes that computer is called a dumb box because it can operate only when a human being can give command or human being can give input to it. जब तक कि कोई human being उसको कोई इनपुट ना दे कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करे, है ना? ये हम लोग का भावना था, सोच था, और ऐसा अभी भी है। लेकिन अभी का जो कंप्यूटर निकला है या निकल रहा है, दे डोंट डिपेंड ऑन ह्यूमन एक्शंस, दे कैन टेक देयर डिसीजंस ऑन देयर ओन, दे कैन कैलकुलेट ऑन देयर ओन, दे आर नोन एज फिफ्थ जनरेशन। ठीक है? और हमारा जो ये एवोल्यूशन हो रहा है ये अभी भी फिफ्थ जनरेशन का कंप्लीट नहीं है। अभी भी हम लोग अपने बहुत सारे मोबाइल में या फिर घर के कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स में एआई बेस्ड है। अभी भी फुल्ली एआई हमारे डिवाइसेस नहीं हुए हैं। जब फुल्ली एआई हो जाएंगे हमको डिवाइस ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्सी चलाते हैं हम लोग, मिक्सी हमको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम मिक्सी में जो डालना डाल देगा, वो खुद डिसाइड करेगा उसके अंदर क्या है, उसके हिसाब से वो मिक्सी को घुमाएगा। ठीक है? हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं, सोडा डालते हैं, वॉशिंग पाउडर डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर कौन सा मोड हमको टफ मोड लगाना है या जनरल मोड लगाना है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। एआई हो जाएगा तो वो वॉशिंग मशीन खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा कपड़ा डाला हुआ है, वो खुद उसको फिर डिसाइड करके उसको वैसा वॉश देगा। दैट इज कॉल्ड एआई, जो अभी भी नेसेंट है, पूरा डेवलप नहीं हुआ। So this is the generation of computer and this is how computers have evolved till now. अभी तक कंप्यूटर इसके बेसिस पे बढ़ रहा था या बढ़ रहा है। ठीक है? अब हम लोग का मेन क्या बोले, हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये हम लोग कंप्यूटर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई का अभी तक पूरा इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है और ये सब पुराना था, इस सबको हम लोग आउटडेट कर दिए। अब डिपेंडिंग ऑन द साइजेस, डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, हम कंप्यूटर को और 4 भाग में डिवाइड कर दिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड किए। कौन कौन सा है?
पहला है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड फाइनली आर द सुपर कंप्यूटर्स। यही जो 4th जनरेशन कंप्यूटर है, यूएलएसआई जो यूज करता है, जहां पे एक चिप पे, जस्ट इमेजिन, जस्ट तुम लोग को जस्ट एग्जांपल पे समझाते हैं कि यूएलएसआई वीएलएसआई इतना डेवलप कैसे कर रहा है। अभी भी हम लोग 5th जेन में क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि ये यूएलएसआई का अभी तक खत्म नहीं हो पाया। जब हम पहली बार कंप्यूटर खरीदे थे इन द ईयर 2003, तब तक मैक्सिमम तुम लोग का जन्म भी नहीं हुआ होगा। 2003 में जब हमने कंप्यूटर खरीदा था, तब भी प्रोसेसर का साइज यही होता, 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। अभी भी प्रोसेसर यही साइज का आता है। कल भी अगर प्रोसेसर आए तो यही साइज का आएगा। लेकिन उस जमाने में उस प्रोसेसर में हार्डली 50,000 से 1 लाख सर्किट हुआ करते थे। अभी i3 में 2 लाख के ऊपर है, i5 की ना कि बोलता है 4.5 लाख या 5 लाख के ऊपर है, i7 i8 में। और इसका साइज तो वही है, थिकनेस वही है, सब कुछ वही है, तो कैसे सर्किट बढ़ गया? मतलब ये वीएलएसआई यूएलएसआई की यूएलएसआई अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया। जो मेमोरी चिप आप लोग यूज करते हैं, मेमोरी चिप मोबाइल में लगाते हैं, जो वो आज से 5 साल 6 साल पहले कोई सोचा होगा 128 जीबी का मेमोरी चिप आता है, 512 जीबी का मेमोरी चिप आता है। सर 2 जीबी 4 जीबी मेमोरी चिप हम लोग के लिए बहुत था। अभी मेरे पास खुद 64 जीबी का मेमोरी चिप है, फिर भी हमको कम लगता है। साइज क्या बड़ा है? नहीं सर, साइज तो इतना सही है, आपके नाखून जितना बराबर। तो कैसे एक ही साइज वही रह गया, शेप वही रह गया, थिकनेस वही रह गया, तो मेरा उसका स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ गया? स्टोरेज कैपेसिटी कैसे बढ़ा? अगर पहले उस जमाने में 4 जीबी में अगर 4000 सर्किट लगता था, तो अभी 64 जीबी के लिए 64,000 सर्किट लगेगा। और उतना छोटा में उतना सारा सर्किट को हम एडजस्ट कर पाए हैं। मतलब वो यूएलएसआई के भी ऊपर चला गया। मतलब ये यूएलएसआई भी पूरा डेवलप नहीं हुआ, तो इसीलिए ये 5th जनरेशन की बहुत दूर की बात है। ठीक, जाने दो। तो इसके बाद ये सब सुनो, ये है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कब होता है? एक्चुअली माइक्रो कंप्यूटर पहले लिखना चाहिए था। माइक्रो मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पम टॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर है। व्हाई? क्योंकि यहां माइक्रो प्रोसेसर लगता है, माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो इंटेल का i3, i5, i7 एटम प्रोसेसर जो आप लोग बोलते हैं, वो है मेरा माइक्रो प्रोसेसर। जो क्वालकॉम प्रोसेसर, जो अभी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जो आप लोगों के मोबाइल में है, टैब में है, वो सब ये माइक्रो प्रोसेसर है। सो दैट्स व्हाई जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को यूज करता है, that type of computers are known as micro computers. That's why they are used for very specific purpose. एक आदमी के लिए ये एक साथ बहुत सारा काम नहीं कर सकता। That's why they are also known as personal computers और PCs. ठीक है? अगर हम इसके बड़े भाई की बात करें तो वो है मिनी कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है। ठीक है? ये माइक्रो बड़ा मतलब क्या स्क्रीन बड़ा नहीं बोल रहे हैं, इसका साइज बड़ा है। मतलब लगभग ये एक टेबल जितना बड़ा हो गया, टेबल जितना बड़ा, क्योंकि इसके अंदर का प्रोसेसर का साइज, इसके अंदर के हार्डवेयर का साइज इसके तुलना में बड़ा है। इसका प्रोसेसिंग एबिलिटी भी ज्यादा है, कैलकुलेशन एबिलिटी भी ज्यादा है, साइज भी इसका ज्यादा है। तो माइक्रो कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर कहाँ यूज होता है सर? हम तो कभी देखे नहीं मिनी कंप्यूटर का इस्तेमाल कहीं पे, हम तो हर जगह यही वाला देखते हैं। अरे भाई तुम उस जगह गए नहीं हो, कभी कोई रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर पे जाके देखे हो? तुमको सिर्फ सामने पे एक मॉनिटर दिखता है और एक आदमी बैठ कर खटखट टाइप करते रहता है। कहाँ है उसका कंप्यूटर? देखा है कभी कंप्यूटर उसका सीपीयू देखे हो कभी पे? ना सर, सीपीयू तो देखी नहीं। खुद सीपीयू अच्छा, हम लोग को क्या दिखता है रेलवे के काउंटर पे? एक मॉनिटर दिखता है और कीबोर्ड दिखता है। कभी सीपीयू देखे हो रेलवे काउंटर पे? नहीं दिखेगा। वहां पे माइक्रो कंप्यूटर चलता है, मिनी कंप्यूटर चलता है, माइक्रो कंप्यूटर नहीं चलता। मतलब वो सारे को एक कंप्यूटर से जोड़ा हुआ है। अलग अलग कंप्यूटर्स पे वो काम नहीं करते, वो एक ही कंप्यूटर पे काम करते हैं। और वो कंप्यूटर इतना पावरफुल है, एक साथ 20 आदमी को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है, जो कि ये नहीं कर पाएगा। माइक्रो कंप्यूटर एक आदमी या मैक्सिमम 2 आदमी को कर पाएगा, पर्सनल कंप्यूटर है वो। लेकिन ये मिनी कंप्यूटर, इसका साइज भी बड़ा है और इसका प्रोसेसिंग एबिलिटी भी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा है। ठीक, अब चले आते हैं फिर अलमारी के शेप का, जो ये 3rd जनरेशन कंप्यूटर जितना बड़ा होगा। अलमारी जितना बड़ा बड़ा कभी देखे हो कोई टीवी में या कोई फिल्म में देखते होगे? ये टीवी मतलब एक बड़ा बड़ा कैबिनेट के अंदर तार वार सब घुसा हुआ है।
वो क्या है? वो मेरा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। दुर्गापुर में मेन फ्रेम कंप्यूटर दो जगह है, एक डीएसपी के ईआरपी सेंटर पे और एक है हमारे सीएमआरआई में। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर नाम सुन से ही लग रहा है मेन फ्रेम, मतलब इसका स्टोरेज कैपेबिलिटी एबिलिटी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा डेटा ये अपने में स्टोर कर सकता है और बहुत सारे डेटा को ये प्रोसेस कर सकता है, हैंग नहीं करेगा बहुत सारा डेटा देख के। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम इन दोनों से ज्यादा बड़ा है, इन दोनों से ज्यादा स्टोरेज। और सुपर कंप्यूटर तो मेन फ्रेम जितना बड़ा बड़ा अलमारी जैसा 7-8 को लगाना पड़ता है तब जाके सुपर कंप्यूटर बनता है। सुपर कंप्यूटर का टेक्निक क्या है? यहां स्टोरेज का इसका प्रायोरिटी नहीं है, इसका प्रायोरिटी है स्पीड, इसका प्रायोरिटी है एक्यूरेसी। ठीक है, इसका काम होता है भाई पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग का एग्जांपल, चलो तुम लोग सब मैथ्स बनाते हो अभी, ठीक है, चलो हम एक ट्रिग्नोमेट्री का हम एक मैथ्स बना रहे हैं। ठीक है, एक लंबा चौड़ा मैथ्स, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम अकेले एक स्टूडेंट को दिए। चलो हम मान लिए मोयुक तुम मैथ्स बनाओ, एक उसको अकेले दिए बनाने में, मनोजित को वही क्वेश्चन अलग दिए बनाने में, ओनिश को वो क्वेश्चन अलग दिए बनाने में। ठीक है, और वही क्वेश्चन हम भी बना रहे हैं, मतलब चारों अलग अलग बना रहे हैं। हो सकता है मयूक सबसे पहले बना लेगा, फॉलोड बाय ओनिश, लास्ट में मनोजित, या उल्टा कोई भी और हम सबसे लास्ट में बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सब। अब हम उल्टा काम करते हैं, हमने उसको लिया और हम बोले ओनिश तू फर्स्ट पार्ट टक और, मयूक तू थर्ड पार्ट टक और, मनोजित तू सेकंड पार्ट टक और हमने क्या किया लास्ट में तीनों पार्ट को एक साथ मिला के आंसर निकाल दिया। अब बताओ कौन सा काम फास्ट होगा? तो जाहिर बात है सेकंड वाला ऑप्शन फास्ट होगा, कि हम एक ही काम को आपस में बांट लें तो मेरा कैलकुलेशन आसान भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा और एक्यूरेट भी होगा, कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है मेरा सुपर कंप्यूटर का टेक्निक। यहां एक साथ 22-25 प्रोसेसर एक साथ काम करता है, मल्टी प्रोसेसर एबिलिटी होता है सुपर कंप्यूटर में। हमारे कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर रहता है, भले उसमें बहुत सारा कोर्स हो, ऑक्टा कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हलना कोर, तलना कोर, कितना सारा कोर है उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोसेसर तो एक है, काम तो एक ही आदमी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर हम 22 जैसे हम लोग का जब अभी कुछ देर पहले कुछ एक नया कंप्यूटर निकला था परम, वो इंडिया का, वो 22 अलग अलग प्रोसेसर से काम करता था, मतलब 22 को अलग अलग कैबिनेट लगा था उसको ये बनाने में, सुपर कंप्यूटर बनाने में। ठीक है, सो दिस इज हाउ माई साइज ऑफ कंप्यूटर्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर एम आई यूजिंग, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर्स। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का एक बेसिक ओवरव्यू कि भाई कंप्यूटर किसको कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, कंप्यूटर का जनरेशन क्या था, कौन कौन सा डिवाइस से मेरा वो कंप्यूटर चलता था, एंड फाइनली अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वन आईपीओ इन डिटेल। इनपुट अलग से पढ़ेंगे, आउटपुट अलग से पढ़ेंगे, प्रोसेसिंग मेमोरी अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सर कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोले? कंप्यूटर सिर्फ एक या 2 पार्ट से नहीं चलता, कंप्यूटर का बहुत सारा अलग अलग पार्ट्स होता है, इसलिए पूरा जैसे हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, क्यों? अलग अलग ऑर्गन से हमारा बॉडी बना हुआ है। उसी प्रकार ये कंप्यूटर में कोई एक पार्ट या एक डिवाइस से नहीं बना, अलग अलग डिवाइस से बना हुआ है कंप्यूटर, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है इसको। क्या होता है पहला पार्ट? कंप्यूटर सिर्फ 3 पार्ट बोले, एक है हार्डवेयर, द सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर एंड द थर्ड वन इज लाइववेयर। क्या है सर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लाइववेयर? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मतलब the physical parts of the computer that we can see, that we can touch, that we can feel। जो माउस यूज करते हैं आप वो हार्डवेयर है, क्योंकि सब देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जो स्क्रीन है, जो प्रिंटर है, जो कीबोर्ड है, जो स्पीकर है, स्कैनर है, वो सब देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, हाथ से पकड़ सकते हैं, ये सब हो गया हार्डवेयर। लेकिन व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट इज रनिंग इनसाइड योर कंप्यूटर।
जैसे हम लोग सब बोलते हैं कि सर मेरे मोबाइल में एंड्रॉइड का पाई है या एंड्रॉइड का ओरियो है या कुछ और है, हम लोग बोलते हैं ना। तो आप देखें अपने अंदर कहां वो एंड्रॉइड दिखाइए अपने मोबाइल में। अपने मोबाइल का कैमरा छू सकते हैं, स्पीकर छू सकते हैं, स्क्रीन छू सकते हैं, बैक पैनल छू सकते हैं, है ना, फिंगरप्रिंट सेंस वो छू सकते हैं, एलईडी लाइट है वो छू सकते हैं। दीज आर ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स। आप एंड्रॉइड छू सकते हैं, कहां एंड्रॉइड आपका मोबाइल में? कोई खोज नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंदर में रन कर रहा है। दैट इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट, दैट इज अ प्रोग्राम दैट इज बीइंग रन, दैट यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट फील। और लाइववेयर क्या है? हम लोग, वी आर द लाइववेयर। क्योंकि एक कंप्यूटर में सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाल के छोड़ दो, ये अपने से घंटा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। द ऑपरेटर और द यूजर जो उसको कमांड दे रहा है कि भाई ये काम करो, ये काम करो, दे आर नोन एज लाइववेयर। करेक्ट? सो द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड लाइववेयर। अब हम लोग सेपरेटली हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। लाइववेयर को डिटेल्स खाली बोलेंगे व्हाट इज लाइववेयर, तो बोलेंगे सर द यूजर और द कंप्यूटर ऑपरेटर दैट कैन गिव कमांड टू द कंप्यूटर इज नोन एज लाइववेयर। हम लोग को सेपरेटली पढ़ना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो स्टार्टिंग विथ हार्डवेयर। देखिए ये हार्डवेयर फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बोले बाप रे सर इतना सारा, क्या? सबसे पहले इनपुट डिवाइस, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस एंड फाइनली मेमोरी डिवाइस। ठीक है, एक एक करके सबका पार्ट्स बोलेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। लेकिन ये सब होता क्या है? पहले ये पार्ट बोले सबसे बताते हैं इनपुट डिवाइस का माने क्या होता है। इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में अपना कमांड एंटर कर सकें या अपना चॉइस डाल सकें, दैट इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। दैट डिवाइसेस और द हार्डवेयर पार्ट्स that takes the choice or input from the user is known as the input device. They have basically 2 functions. First, they will take the choice or inputs from the user and they will convert the choice in digital form. मतलब सर नहीं समझना है, हम बता देते हैं। कीबोर्ड में अपना नाम एंटर कर रहे हो, ठीक है, अपना नाम दिए हम अनीश पाल, ठीक है, वो नाम हम किस में दिए? ANEESHPAUL। ये तो हम कैरेक्टर लिख रहे हैं। कंप्यूटर में ANS कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है 0 1। तो वो जो ANS दिए इसको कन्वर्ट कौन करेगा? हम तो कीबोर्ड में A दाब के छोड़ दिए, मेरा काम खत्म। कीबोर्ड का काम है ये कि जैसे A दाबते हैं या कैपिटल A है तो उसका अलग कमांड जाएगा, स्मॉल a है तो उसको अलग से कन्वर्ट करेगा, स्पेस देंगे उसको अलग से कन्वर्ट करेगा। हम माउस से क्लिक करके छोड़ दिए, क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है या ट्रिपल क्लिक करना है या राइट क्लिक करना है या ड्रैग करना है, ये सब है माउस का इनपुट। हम तो ड्रैग करके छोड़ दिए, लेकिन ड्रैग करने से होगा क्या, या डबल क्लिक करने से होगा क्या, या सिंगल क्लिक करने से होगा क्या, ये सब उसको वो 0 1 में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर को समझ सके, प्रोसेस कर सके। ये भी मेरा इनपुट डिवाइस का काम है। जो स्कैनर, हम फोटो डाल के दाब दिए स्कैन, हम तो चुपचाप बैठे हैं, स्कैन बटन दाब के वो खुद स्कैन हो जाएगा। लेकिन जो मेरा फोटो डाले हैं स्कैनर में, जो मेरा स्कैनिंग हो रहा है, कंप्यूटर में जो भी स्टोर होगा सब 0 1 में स्टोर होता है, उससे ज्यादा भी होगा नहीं। तो उसको कौन 0 1 में कन्वर्ट करेगा? स्कैनर कन्वर्ट करेगा। यही है एक इनपुट डिवाइस का काम। इट टेक्स द चॉइस फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। दैट इज द वर्क ऑफ इनपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस इसको उल्टे काम करेगा। ये क्या काम करेगा? It takes the output from the computer and changes it into human understandable form। ठीक है, कंप्यूटर से जो उसको आउटपुट मिला वो तो 0 1 में रहेगा। अब उस 0 1 को वो आइदर अगर स्पीकर है तो साउंड के वेव में निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स, जो हमारे के कान तक आके हम समझ सकें क्या बोलना चाह रहा है। अगर डिस्प्ले स्क्रीन में होगा तो कुछ दिखाएगा, प्रिंटर है तो हार्ड कॉपी बन के आएगा। क्लियर? तो ये है मेरा आउटपुट डिवाइस, जस्ट इसका उल्टा काम करता है। व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस? द प्रोसेसर, द मेन पार्ट जहां पे सारा कैलकुलेशन होता है, जो बोला था i3, i5, i7, i9 क्या क्या भी निकल गया है,
राइजेन माइजेन क्या क्या सभी प्रोसेसर है, पता नहीं, इतना सारा प्रोसेसर का नाम भी याद नहीं रहता। ये है मेरा प्रोसेसिंग डिवाइस जहां पे एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर इज डन। एंड फाइनली मेमोरी डिवाइस। तुम देखो, तुमको रफ पेज की जरूरत पड़ती है, हर आदमी को पड़ती है, हमको भी पड़ता है रफ पेज। कभी भी कोई कैलकुलेशन करने बैठे तो कोई भी महान आदमी हो, जितना बड़ा भी होशियार आदमी हो, जितना बड़ा भी मैथ्स में एक्सपर्ट हो, उसको रफ के लिए कोई ना कोई स्पेस लगेगा, इट हैज टू बी, क्योंकि सारा काम वो अपनी मेमोरी में नहीं रख सकता है ना। हमको आइदर अपना कुछ मेमोरी में स्टोर कर रखना पड़ेगा या फिर कागज में लिख कर रखना पड़ेगा। सिमिलरली हम जो प्रोसेसिंग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमको तो कोई तो रफ डेटा होगा जिसको हम कुछ देर के कहीं लिख के रखेंगे। आई नीड ए मेमोरी फॉर दिस, दैट्स व्हाई मेमोरी इज रिक्वायर्ड। कोई बोलेगा सर हमको कुछ नहीं स्टोर करना, हमको गाना नहीं रखना है, हमको पिक्चर नहीं रखना है, हमको कुछ नहीं रखना है अपने कंप्यूटर में, लेकिन मेरा कंप्यूटर का बिना मेमोरी का काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? अरे प्रोसेसर तो कैलकुलेट तो करेगा रे भाई। तुम लोग जैसे वो 0110 किए थे, वो बाइनरी एडिशन, उसमें कैरी ओवर होता था ना, 1 कैरी या 1 बोरो, उसको कहां स्टोर करोगे? उसको स्टोर करने तो जगह चाहिए, मेमोरी चाहिए इसके लिए, करेक्ट? So this is the work of these devices: input, output, processing and memory, and they are all parts of hardware device. करेक्ट है? अब हम लोग एक एक करके इन सब डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। पहला, इनपुट डिवाइस। चलिए, इतना सारा एग्जाम्पल दिए, और भी बहुत है ना। माइक्रोफोन, चलो देखा जाए। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल दो, क्या क्या? माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन। These are all examples of input device. क्या काम करता है ये? सर माउस का तो बोलने की जरूरत नहीं, वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग मतलब जो स्क्रीन के ऊपर पॉइंट कर सके, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, पॉइंटिंग करते हैं हम। इससे ज्यादा हम वहां कुछ नहीं कर सकते। तो ये है मेरा माउस। ये माउस जैसे मेरा काम करता है जॉयस्टिक। कभी मोबाइल में हम लोग जॉयस्टिक खाली गेम खेलने के जाते हैं, सर ऐसे गेम खेलते हैं, पबजी टबजी क्या क्या सब खेलते हैं तो। लेकिन इसके अलावा भी कोई कोई कंप्यूटर में देखो जॉयस्टिक रहता है, जिससे हम मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट कर, जैसे अगर कोई सिक्योरिटी कैमरा है ना, जॉयस्टिक नीचे रहता है, उसको रोटेट करना पड़ता है, एक हैंडल जैसा रहता है उसको, है ना, गियर जैसा उसको घुमाते हैं ताकि वो आगे जाए, पीछे जाए, जूम इन हो, जूम आउट हो। तो ये है जॉयस्टिक। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन ये माउस के तुलना में कम काम में आता है ये, क्योंकि इसका काम बहुत स्पेसिफिक है। माउस बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल कामों में इस्तेमाल हो सकता है। कीबोर्ड क्या है? सर ये एक कैरेक्टर इनपुट सिस्टम है, जहां पे हम कैरेक्टर्स को इनपुट करते हैं। कीबोर्ड मेरे तो क्या बोलते हैं, यहाँ जो कीज है वो कुछ 2-3 प्रकार के होते हैं। न्यूमरिक कीज होता है, जब हम 1 2 3 4 नंबर्स दे सकते हैं। सर अल्फाबेट कीज होते हैं, स्पेशल कीज होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन कीज होते हैं, जैसे अप डाउन लेफ्ट राइट डायरेक्शन कीज होते हैं। और सर फंक्शन कीज होते हैं। फंक्शन कीज मतलब देखोगे कीबोर्ड के ऊपर में F1 F2 F3 F4 करके फंक्शन कीज होगा, F12 तक, है ना। तो ये है मेरे कीबोर्ड के टाइप्स, मतलब कीबोर्ड के बटन के टाइप्स। क्या क्या बोले? न्यूमरिक कीज मतलब जो नंबर 1 2 3 4 रहता है। फिर द अल्फाबेट कीज मतलब ABCD रहता है। फिर द स्पेशल कीज मतलब स्पेस, एंटर, शिफ्ट, ऑल्ट, एस्केप, ये सब स्पेशल कीज। फिर द डायरेक्शन कीज अप डाउन लेफ्ट राइट, ये डायरेक्शन कीज। एंड फाइनली होता है फंक्शन कीज F1 से F12। ये हो गया कीबोर्ड। फिर हो गया बार कोड रीडर। बार कोड मतलब वो जो अभी हम लोग सब किताब के पीछे जो बार कोड या फिर जो क्या कहेंगे आपको, दिस इज द बार कोड। उम्मीद है कि आप लोग को मालूम ही होगा, दिस इज द बार कोड, है ना। ये बार कोड को कैसे एक मशीन के गन जैसे लगा दे, कट से आवाज होता है और सारा डिटेल्स मेरे पास आ जाता है। वो बार कोड अभी तो नया को निकल गया, QR कोड, वो स्क्वायर जैसा रहता है, डॉट डॉट कुछ दिया हुआ, वो सब मेरा इसके थ्रू रीड होता है। बार कोड रीडर वो इनपुट लेता है वहां से उस नंबर्स को। फिर तो OCR OMR, सर ये क्या है? आप लोग देखें, आप लोग जब कभी कोई ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं तो वहां के लिए गोल गोल करना पड़ता
सर्कल्स को गोल करना पड़ता है और उसी से आपका रिजल्ट पता चलता है कि भाई वो कौन सा क्या लिखा है। कैसे? फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। हमारा एक ऐसा डिवाइस निकला है जो एक ईच एंड एवरी कैरेक्टर को या ईच एंड एवरी मार्क को रिकॉग्नाइज करेगा और बताएगा ये इसका कौन सा आंसर सही है, A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। ये है वो। फिर स्कैनर जो बहुतों के घर में है, जो पिक्चर स्कैन करने में, डॉक्यूमेंट स्कैन करने में, सिग्नेचर स्कैन करने में, ये सब के काम में लगता है। लाइट पेन, ये पहले के जमाने में यूज होता, अभी तो स्टाइलस निकल गया टच स्क्रीन के ऊपर। देखोगे कभी कभी टीवी पर जब क्रिकेट मैच चलता है तो कमेंटेटर्स लोग ना, वो जहां पे फील्डर खड़े रहते हैं, फील्डर को इनसर्किल करते हैं, देखिए यहाँ पे गली में पास खाली है, हाँ यहाँ पूरा देखो यहाँ तक इतना गैप है, यहाँ पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, पूरा स्लिप खाली है, ऐसा वो लोग कमेंट करते हैं। और देखो गोल गोल सर्किल कर देते हैं वो फील्डर्स के पोजीशन को, स्क्रीन पे हम लोग दिखता है। तो स्क्रीन पे कैसे सर्किल करते होंगे? तो आई हैव अ स्पेशल डिवाइस, अ स्पेशल पेन, जो स्क्रीन के ऊपर टच करने से स्क्रीन के लोकेशन को वो पेन डिटेक्ट करता है और जहां जहां वो पेन को रोटेट करते हैं वो स्क्रीन के वो चाहे टच स्क्रीन हो चाहे ना हो। लाइट पेन वो डिवाइस है कि स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स को वो रीड करता है और वो रीड करने के बाद उस कोऑर्डिनेट को चेंज कर देता है। वो है मेरा लाइट पेन, वो भी इनपुट डिवाइस है। हम इनपुट देखें भाई इस जगह चेंज करो, यहां सर्किल करो, यहां स्क्वायर करो, यहां डॉट करो, यहां लाइन करो, ये मेरा इनपुट डिवाइस है। फिर टच स्क्रीन जो अभी सबसे रिसेंट और सबसे आसान इनपुट डिवाइसेस में से है। एक टच स्क्रीन ही आजकल सबसे बेसिक यूज होता है। क्यों? ये इजी टू यूज है, जस्ट टच करो भाई, कीबोर्ड खराब होने का चांसेस है, कीबोर्ड अलग से लगाओ, माउस अलग से लगाओ, एक टच स्क्रीन रख दो, दोनों काम एक साथ होगा। और लास्ट में माइक्रोफोन, माइक, साउंड बेस्ड। अभी तो बोलता है कि भाई वो सीरी का जमाना है, एलेक्सा का जमाना है, कॉर्टेना का जमाना है। क्या है ये सब? ये सब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जिसको कुछ करने के लिए हमको माउस से या पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे प्ले अ मूवी, वो मूवी प्ले करने शुरू कर देगा, प्ले अ सॉन्ग, वो सॉन्ग प्ले करना शुरू करेगा, शट डाउन, वो बंद कर देगा। तो खुद ब खुद मेरा आवाज से वो इनपुट लेता है। माइक्रोफोन। सो दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस दैट वी हैव टू गो थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, आउटपुट डिवाइस हमारे दो प्रकार के हैं, एक है सॉफ्ट कॉपी, एक है हार्ड कॉपी। सर ये सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी का मतलब क्या? जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, हम कंप्यूटर में इनपुट डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटा और वो प्रोसेसिंग करके हमको जो आंसर निकालेगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमको जो इंफॉर्मेशन मिला, जैसे सपोज तुम लोग अपने अभी तो CBSE का सब तुम लोग एग्जाम देके बैठे हो, यू आर अवेटिंग योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कब निकलेगा पता नहीं। ये रिजल्ट निकलने का दो तरीका है। पहला, तुम कंप्यूटर के सामने बैठ के अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाले, तुमको स्क्रीन के सामने रिजल्ट दिख गया, तुम खुश हो गए। दूसरा काम ये है, तुमको स्क्रीन पे क्या दिखा, जैसे स्क्रीन में रिजल्ट लपट से प्रिंट दबा दिया, प्रिंटर नहीं, प्रिंटर से को पेज निकल गया। वो पेज लेकर तुम आराम से देखोगे, पापा को दिखाओगे, मम्मी को दिखाओगे। तो आउटपुट का देखो दो जरिया हुआ। पहला, जो तुम स्क्रीन पे देखे, तुम्हारे पास कोई मतलब तुम्हारे पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं रहा उसका, वो स्क्रीन पे था, स्क्रीन से बंद कर दिया, उसका प्रूफ भी गया, आउटपुट भी गया। तुमको फिर से नया करके इनपुट डालना पड़ेगा वो आउटपुट देखने के लिए। लेकिन जब तुम प्रिंटर से प्रिंट निकाल लिए, तुमको उस इंफॉर्मेशन का या उस आउटपुट का एक परमानेंट तुम्हारे पास कॉपी रह गया कि हम ऐसा इनपुट दिए थे बोल के हमको ऐसा आउटपुट मिला। वो है हार्ड कॉपी। मतलब जब हम कोई स्क्रीन पे या प्रोजेक्टर पे या स्पीकर पे अगर कोई आवाज सुन के तो खत्म हो गया, उसको फिर तो स्टोर करने का उपाय नहीं है। दीज आर ऑल नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट्स।
लेकिन जब हम कोई प्रिंट आउट निकाल लें या कहीं पे प्रिंट कर ले या कहीं पे कुछ ऐसा जिसको स्टोर करके रख सके, वो है हार्ड कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड सॉफ्ट कॉपी तब क्या क्या है सर? मॉनिटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर। जो डिस्प्ले, जो वीडियो है मेरे पास, जो स्क्रीन है, वो तो है मेरा मॉनिटर, हम उसमें दे सकते हैं, या फिर हम जो डेटा प्रोसेस किए उसको डायरेक्टली किसी और स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं थ्रू हेल्प ऑफ प्रोजेक्टर। जो आप लोग स्कूल में फिल्म्स लिख दिखाते हैं आप लोग को, वो प्रोजेक्टर यूज करते हैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। या फिर हम स्पीकर लगा सकते हैं जो साउंड सुन सकते हैं कि कंप्यूटर हमको क्या बोलना चाह रहा है या कंप्यूटर हमको क्या आउटपुट दे रहा है। करेक्ट? तो ये है हमारा मॉनिटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर ऑन द बेस ऑफ सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर हम जो डेटा डाले उससे जो आउटपुट मिला उसको हम परमानेंटली अगर कहीं पे प्रिंट करके रख लिए या कहीं पे हम उसका एक कॉपी निकाल के रख दिए, दे आर नोन एज हार्ड कॉपी। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ प्रिंटर और ए प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर दोनों काम एक ही करता है, दोनों प्रिंट करके निकालता है। अंतर क्या है? प्रिंटर एक छोटे साइज का है जो पर्सनल यूज के लिए लोग यूज करते हैं, और प्लॉटर जैसे बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड देखें, जैसे कोई मिनिस्टर आने वाला है, वेलकम ममता बनर्जी आवर फेवरेबल चीफ मिनिस्टर, एक बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा के रख दिया सिटी सेंटर में। इतना बड़ा बोर्ड कैसे प्रिंट किया? प्रिंटर में नहीं, उसके लिए लगे प्लॉटर। ठीक है? तो ये बड़े बड़े जो प्रिंटिंग होते हैं उसके लिए प्लॉटर यूज होता है, और जो पर्सनल यूज के जो प्रिंटिंग होते हैं उसके लिए प्रिंटर यूज करते हैं। ये प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर मतलब जो एक्चुअली पेपर से प्रिंटर का कांटेक्ट होकर प्रिंट होता है। फॉर एग्जांपल वो रेलवे काउंटर पे कभी टिकट प्रिंट हो देखे हो? एक बड़ा सा प्रिंटर रहता है, टिकट आवाज करता है, चो 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 आवाज होता है इस तरह। मतलब वो प्रिंटर का देखो हेड इस तरह मूव होता रहता है हमेशा, लाइक दिस। वो टच करते रहता है उस पेपर को, तब जाके प्रिंट कर पाता है। एक एनोइंग आवाज आता है आपको, खटर 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 चा 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 आवाज आएगा। ये है इंपैक्ट प्रिंटर, जो प्रिंटर और पेपर में एक्चुअल टच होकर प्रिंटिंग होता है। लेकिन कभी एक लेजर प्रिंटर के ऊपर आप प्रिंटिंग देखें, कोई आवाज नहीं होता, खाली रोल घूमता, रोल खाली आवाज, बिना टच के पेपर खाली घुसता है, बाहर से ऐसे निकल जाता है, वहां कोई टच नहीं होता। वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और जो प्रिंटर में टच होता है पेपर के साथ, दे आर नोन एज इंपैक्ट प्रिंटर। करेक्ट? Now we are moving on to processing part. Processors. Processing part फिर हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। ALU और CU। हाँ, ये आलू नहीं है, ALU मतलब जैसे हमारा ब्रेन, क्लास 10 में सब पढ़े हैं ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द ब्रेन हैज 3 डिफरेंट पार्ट्स। क्या क्या पार्ट है ब्रेन के पास? पहला पार्ट है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला। सबका अपना अपना काम है। कोई तुम्हारे डे टू डे एक्टिविटी के लिए काम होता है, कोई तुम्हारा इनवॉलंटरी एक्शन के लिए काम होता है, कोई तुम्हारा इंटेलिजेंस, लर्निंग, थिंकिंग के लिए काम होता है। सिमिलरली कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो तीनों एक ही काम नहीं करता। अगर मान लो तुमको कोई कैलकुलेशन करना है, प्रोसेसिंग करना है, एडिशन करना है, डिवीजन करना है, कंपैरिजन करना है, ये सब काम करेगा ALU, फुल फॉर्म एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। लेकिन तुमको देखना है कि प्रिंटर में प्रिंट हो रहा है कि नहीं, कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं। पहले कीबोर्ड से इनपुट जाएगा, फिर प्रिंटर से आउटपुट निकलेगा। कंट्रोल करना है, पूरे बॉडी का कंट्रोल, डे टू डे एक्टिविटीज में लगना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। दैट इज डन बाय CU। ये दोनों काम मेरा प्रोसेसर ही करता है। ठीक है? तो माय प्रोसेसर इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, ALU एंड CU। तो बोले सर हमको तो ये ALU कभी दिखा नहीं। एक्चुअली जो जो प्रोसेसर रहता है, वो जो इतना छोटा सा स्क्वायर प्रोसेसर, उसी के अंदर अलग अलग लेयर बना रहता है। कोई लेयर ALU का काम करता है, कोई लेयर CU का काम करता है। ये हमको नहीं दिखेगा, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स है, जो उसको बनाए हैं, जो वेफर को, जो चिप को, वो उसको ठीक जानेंगे कि कौन सा पार्ट ALU का है, कौन सा पार्ट CU का है। लेकिन वो हार्डवेयर पार्ट जान लीजिए। एंड फाइनली आई हैव मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी हमारा कुछ स्पेशल, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं सर मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी
एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं मेमोरी, तुम लोग क्लास 7, 8, 9 में बहुत पढ़े हो। सर मेमोरी आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी आर एक्सप्लिसिटली दोज मेमोरी विच इज कंपल्सरी फॉर द कंप्यूटर ऑफ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर, जो प्रोसेसर खुद यूज करता है। वो क्या है? रैम और रोम। रैम इज द वोलेटाइल पार्ट, कि जब तक वो कैलकुलेशन करेगा उसमें डेटा स्टोर होगा। द मोमेंट हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे रैम का सारा डेटा उड़ जाता है। ठीक है। रोम मतलब जहां पे उसके सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। ठीक है। आपको अगर हम कोई पेज दे कैलकुलेशन करने के लिए, तो आपका एक मेमोरी मतलब आपका कैलकुलेट या सारा फॉर्मूला का एक पेज होना चाहिए जहां पे जो आप यूज कर सके, वो है आपका रोम। वो कभी मिट नहीं सकता। देखो रोम इज परमानेंट मेमोरी। क्यों परमानेंट है? क्योंकि मेरे कंप्यूटर को कैसे काम करना है, हाउ शुड इट फंक्शन, ये सब मेरे रोम के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। ये कभी डिलीट नहीं हो सकता। अगर डिलीट हो गया तो हो सकता है कंप्यूटर को ही समझने में दिक्कत हो गया। ठीक है। That's why ROM और also है firmware। firmware मतलब जो परमानेंटली लिखा गया तो लिखा गया, अब दोबारा चेंज नहीं होगा। रैम क्या है? जो एक कैलकुलेशन पार्ट है जहां पे हम सारा रफ वर्क करते हैं। प्रोसेसर अपना रफ वर्क करता है, जैसे उसका काम खत्म ऑफ हो गया, रैम भी खत्म हो गया। लेकिन रोम में सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ऐसा काम मिले तो ये करो, ऐसा काम मिले तो ये करो। ये कभी डिलीट नहीं होगा। करेक्ट। तो एक प्राइमरी मेमोरी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रोसेसर से रिलेटेड है हम, और ये सेकेंडरी मेमोरी यूजर से रिलेटेड है। हमको अपना गाना स्टोर करके रखना है, हमको वीडियो स्टोर कर रखना है, हमको डॉक्यूमेंट स्टोर करना है। ये सब हम यहां पे स्टोर करेंगे। हम रैम पे स्टोर नहीं करते, हम रोम पे स्टोर नहीं करते, हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, हम पेन ड्राइव में स्टोर करते हैं, हम सीडी में स्टोर करते हैं। ये सब है मेरा सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जो कंप्यूटर जहां पे कैलकुलेशन करता है रैम में, वो है मेरा प्राइमरी मेमोरी। मतलब इसके अलावा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। भले अगर सेकेंडरी मेमोरी काम नहीं करे तो मेरा कंप्यूटर काम करेगा, ऑन होगा, बोलेगा भाई सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, हम कुछ लोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर ऑन जरूर होगा। लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी फेल कर जाए, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। वाई? प्रोसेसर का हेल्प नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएगा। करेक्ट। ठीक है। फिर सेकेंडरी मेमोरी, ये मेमोरी होता है फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ द यूजर। यूजर अगर अपना डेटा अगर परमानेंटली स्टोर करना चाहे तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। सेकेंडरी मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटिक मेमोरीज, ऑप्टिकल मेमोरीज एंड सॉलिड स्टेट और फ्लैश ड्राइव मेमोरीज। क्या है सर ये मैग्नेटिक मेमोरी? मैग्नेटिक मेमोरी मतलब पहले के समय फ्लॉपी डिस्क आता था। देखिए वो फ्लॉपी डिस्क स्क्वायर टाइप का बॉक्स जैसा बना हुआ रहता था, उसका स्टोरेज होता था 1.4 MB। हंसी आया? 1.4 MB, जो आजकल का एक अच्छा डिजिटल कैमरे का फोटो तक स्टोर नहीं कर सकता, वो भी 5 MB 6 MB का होता है। लेकिन वो मैग्नेटिक मेमोरी था, बहुत दिनों पहले वो भी यूज होता है, हम लोग भी यूज किए हैं। इन द ईयर 2001 2002 चलता था, 2004-5 तक वो ऑब्सोलीट हो गया, नहीं चलता। फिर आता था हार्ड डिस्क, HDD हार्ड डिस्क, जो हम लोग भी जो यूज करते हैं, 500 GB का हार्ड डिस्क, 1000 GB का हार्ड डिस्क। वो हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक मेमोरी है। वहां मैग्नेटिक सिलेंडर्स रखे हुए अंदर, मेटल सिलेंडर्स, वो मेटल सिलेंडर्स रोटेट करते हैं तब जाके उसमें मेरा मेमोरी को स्टोर कर पाता है। ये है मेरा मैग्नेटिक मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। फिर है मेरा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल मेमोरी मतलब CD या DVD जो लाइट के बेसिस पे काम करते हैं। लाइट, जी हाँ, कभी सोचे हो जो CD या DVD आप लोग यूज करते हो, देखने में तो बड़ा पतला सा, बिस्किट से भी पतला गोल सा ऑब्जेक्ट दिखता है, उसमें डेटा कैसे स्टोर रहता है? कभी गलती से भी सोचने का कोशिश किया हो? एक्चुअली उसका जो लेयर है, वो लेयर के ऊपर लेजर से, एक्चुअली ऑप्टिकल क्यों नाम है? लेजर लाइट जो सीडी ड्राइव के अंदर होता है, उस लेजर मतलब लेजर होता है ना, बहुत हाई पावर का, उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलता है और वो बहुत पतला होता है, बहुत मतलब आंख से भी दिखेगा नहीं, इतना पतला। उतना पतला लाइट से वो इस सरफेस पे गड्ढा करता है, एक हल्का गड्ढा, एक बड़ा गड्ढा
और एक गड्ढा ही नहीं करता, जैसे ऐसे, जैसे मान लो ये करता, चलिए ऐसे गड्ढा किया, छोटा गड्ढा को पिट्स, बड़ा गड्ढा को होल्स, पिट्स एंड होल्स, वो बहुत सारे गड्ढा करते हैं। जो छोटे गड्ढे हैं दे रिप्रेजेंट जीरोस, और जो बड़ा गड्ढा है दे रिप्रेजेंट 1। और जहां गड्ढा नहीं है वहां पे कोई डेटा ही नहीं है, वहां पे कोई स्टोर ही नहीं हुआ है। ठीक है, कभी अगर कोई ब्लैंक सीडी या ब्लैंक डीवीडी लाते हो, देखो उसका अलग शाइन होता है। जैसे उसके ऊपर कुछ राइट कर दो, देखो वहां कुछ अलग, जैसे मतलब उसका पैटर्न अलग, मतलब जहां तक राइट किया है वहां तक कुछ अलग साइन होता है, जहां पे राइट नहीं किया वहां एक शाइन होता है, जहां पे राइट किया उसका शाइन घट जाता है। क्यों? वहां पे गड्ढा हो जाता है, लेजर से गड्ढा किया जाता है उसको। छोटा गड्ढा, बड़ा गड्ढा, पिट्स एंड होल्स, जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है सब 0 1, सीडी में भी राइट करे वो भी 0 1, हार्ड डिस्क में राइट करे वो भी 0 1। ठीक है, तो ये है मेरा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार के होते हैं सर, एक सीडी, एक डीवीडी जो मालूम है, और एक नया है ब्लू रे डिस्क। एक सीडी का साइज कितना होता है, कितना डेटा स्टोर कर सकता है सर? बहुत छोटा, जस्ट 700 MB, माने कि 0.7 GB, 1 GB भी स्टोर नहीं कर सकता। एक डीवीडी कितना स्टोर करता है सर? 4.5 GB, 4.5 GB एक डीवीडी स्टोर करता है। और एक ब्लू रे डिस्क कितना स्टोर करता है? 25 to 50 GB, डिपेंडिंग ऑन कि ब्लू रे डिस्क डबल लेयर है या सिंगल लेयर। सिंगल लेयर रहेगा तो 25 GB, डुअल लेयर रहेगा तो 50 GB। एक सीडी साइज उतना ही है, साइज बड़ा नहीं है, उतना ही थिकनेस, सब कुछ सेम है, लेकिन वही बोले ULSI है ना, उतना पतला गड्ढा करता है कि जो मेरे एक सीडी में अगर 2 लाख गड्ढा होता हो तो एक ब्लू रे डिस्क में 2 करोड़ गड्ढा होता है, नहीं तो 2 करोड़ 01 उसमें डाला जा सकता है। डेटा स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो ये है मेरा ऑप्टिकल डिस्क। लास्ट में क्या? सॉलिड स्टेट डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, मेमोरी कार्ड, ये सब देखें। मेमोरी कार्ड कैसा होता है? नाखून जितना, इतना छोटा सा होता है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कितना सर? 128 GB तो हम अपने आंख से देखें। 512 GB, 256 GB का फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में सेल होता है ना। तो इतना छोटा सा पतला सा तो रहता है इसे देखने में मेमोरी कार्ड, उसमें कैसे स्टोर किया सर? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड है, वहां पे कुछ मूवमेंट नहीं होता। ये हार्ड डिस्क में वो मैग्नेटिक डिस्क अंदर में घूमता है, ये सीडी घूमता है, यहाँ पे कुछ घूमने चमने का सीन नहीं है, सॉलिड स्टेट है, और उसी में वो सारा डेटा स्टोर करता है। ये है मेरा फ्लैश ड्राइव और सॉलिड स्टेट। दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो लेकिन मेरा मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, और वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी में ही आके खत्म नहीं हो जाता। मेरा एक और पार्ट है, क्या है? वो है कैश मेमोरी। सर अब बोले कैश, लिखे हैं कैचे, तो भाई इसको कैचे नहीं कहते हैं, इसको कैश ही कहते हैं। CACHE, कैश, पैसा, CASH है ना, इसको लेकिन प्रोनाउंस भी कैश मेमोरी होता है। क्या है कैश मेमोरी? आप लोग प्रोसेसर लिए हैं तो सबके, मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्यूटर्स इन योर होम। अरे भाई कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल तो है। मोबाइल का प्रोसेसिंग स्पीड कितना होता है सर? GHz में। कभी अगर पता नहीं चले तो मोबाइल का अबाउट फोन में होता है ना, सेटिंग में अबाउट फोन, वहां जगह देखो प्रोसेसर का GHz में उसका स्पीड लिखा होता है। 3 GHz, 2.4 GHz, 2.6 GHz, मतलब द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज इन GHz, GHz। लेकिन एक स्पीड ऑफ रैम ये रहता है इन मेगाहर्ट्ज, MHz। GHz मीन्स 10 to the power 9, मेगाहर्ट्ज मीन्स 10 to the power 6। मतलब एक रैम का स्पीड एक प्रोसेसर का स्पीड से बहुत कम है ना। एक रैम का स्पीड है 10 to the power 6, प्रोसेसर की स्पीड है 10 to the power 9, कितना ज्यादा उससे ज्यादा है, ठीक है। मतलब एक रैम कभी भी एक प्रोसेसर के स्पीड के साथ बैलेंस नहीं कर सकता। प्रोसेसर हमेशा बोलता है कि भाई हमको डेटा दो, हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रैम के पास स्पीड ही नहीं है कि प्रोसेसर को उतना हाई स्पीड में वो डेटा दे सके। तो हम क्या करते हैं, इस रैम और प्रोसेसर के बीच में एक वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस करते हैं। इस हाई स्पीड मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। कभी अगर कोई नया प्रोसेसर खरीदिए कोई इंटेल का, देखिए वहां लिखा रहता है 2 MB कैश है, 3 MB कैश, CACHE, 3 MB कैश, 4 MB कैश, 6 MB कैश। मतलब
प्रोसेसर के ऊपर मेरा कैश मेमोरी रखा हुआ है, प्रोसेसर के ऊपर में कैश मेमोरी चिपकाया हुआ है। वो कैश मेमोरी क्या है? रैम और प्रोसेसर के बीच में मेरा एक हाई स्पीड मेमोरी हम लोग पुट करते हैं ताकि बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर हो सके। दिस इज नोन एज कैश मेमोरी। इसके अलावे एक और तरह का मेमोरी होता है जिसको रजिस्टर्स। व्हाट इज दिस रजिस्टर? मेरा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो ALU CU, ये ALU और CU में ही ये रजिस्टर रहता है। ये भी एक मेमोरी पार्ट है, लेकिन रहता है प्रोसेसर के अंदर। क्यों? उसका अपना कुछ टेम्पररी कैलकुलेशन करने के लिए, टेम्पोररी कैलकुलेशन, ठीक है। उसमें कुछ टेम्पररी, हम लोग जैसे 7 7 था 49, तो 9 लिख दे, कैरी ओवर 4, ये टेम्पररी हम लोग माथे में लगते हैं, लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। सिमिलरली एक प्रोसेसर भी ऐसा बहुत सारा कैलकुलेशन करता है जिसको वो रैम में या हार्ड डिस्क में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने में ही स्टोर कर रखता है। दो स्टोरेज प्लेसेस आर नोन एज रजिस्टर्स व्हिच आर द स्टोरेज लोकेशन इनसाइड अ CPU, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेमोरीज। इसके अलावे हार्डवेयर तो मेरा क्या हो गया था? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और मेमोरी। इसके अलावे कुछ और पार्ट्स है हार्डवेयर का, फॉर एग्जांपल पोर्ट्स एंड बसेस। सर पोर्ट क्या है, बस क्या है? पहले पोर्ट मतलब दो अलग अलग डिवाइस को जब हम जोड़ना चाहेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ जैक होता है, स्लॉट है, जहां पे हम तार को घुसा सके। जैसे कीबोर्ड से जो तार निकलता है वो कंप्यूटर में घुसने के लिए कोई स्लॉट दिया रहता है, कीबोर्ड का एक स्लॉट रहता है, माउस का एक स्लॉट रहता है, मॉनिटर का एक स्लॉट रहता है, प्रिंटर का एक स्लॉट रहता है। तुम जो मोबाइल यूज करते हो उसमें चार्जर का स्लॉट रहता है ना, ईयरफोन लगाने का स्लॉट रहता है, वो सब अलग अलग स्लॉट। वहां पे तुम तार को इंसर्ट, मतलब एक दूसरे डिवाइस को तुम वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। सो द कनेक्शन पॉइंट ऑफ टू डिफरेंट डिवाइस इज नोन एज पोर्ट, करेक्ट। अब तुम्हारे मोबाइल में पोर्ट तो हुआ 3.5 mm जैक, लेकिन वो तार के थ्रू वो डेटा तुम्हारे कान तक आ रहा है, तुम्हारे ईयरपॉड्स तक आ रहे हैं। जो तार के थ्रू जो डेटा आ रहा है, द तार इज नोन एज बस, ठीक है, इसको कहते हैं बस। तुम कभी CPU खोलो अपने कंप्यूटर का, जो कैबिनेट है उसको खोलो, देखो अंदर में चौड़ा चौड़ा रिबन जैसा बहुत सारा तार इधर उधर जा रहा है, लंबा लंबा तार है ना, वो क्या, वो सब बस है। दे आर यूज्ड टू कनेक्ट वन डिवाइस टू अनदर। रैम के साथ मदरबोर्ड जोड़ना है, मदरबोर्ड के साथ हार्ड डिस्क जोड़ना है, हार्ड डिस्क के साथ CD ड्राइव को जोड़ना है। ये कैसे जोड़ेंगे हम? ये सब ये बस के थ्रू जुड़ता है। मतलब बस आर द कनेक्शन वायर्स बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, एंड व्हाट आर पोर्ट्स? दे आर द कनेक्टिंग पॉइंट्स at which different buses or different devices can be connected to a computer, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हार्डवेयर का पूरा लेखाजोखा। हार्डवेयर में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, मेमोरी होता है, इसके अलावा पोर्ट्स एंड बसेस होता है। तो अब सोचिए इतना सारा हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर को मैनेज करके चलना पड़ता है। मतलब जब हम एक कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उसको कितना सरदर्द होता होगा ये सब चीज को मैनेज करने में। दिस स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर में क्या होता है, वो एक काम करते जिसको कहते हैं पोस्ट। फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तुम लोग देखोगे अभी तो वो उठ गया है, पहले के कंप्यूटर्स में जो तुम लोग स्कूल में देखोगे, कंप्यूटर को ऑन करने में ना कंप्यूटर से आवाज की कुछ थोड़ा मतलब कुछ एक तरह का आवाज निकलता था सीपीयू के अंदर से, की करके आवाज निकलेगा इस तरह। वो हर एक आवाज का एक कोड होता था, हम लोग पढ़े थे अपने जमाने में, अभी पता नहीं होता, अभी वो आवाज वो निकलना बंद हो गया। वो मेरा पोस्ट का साउंड है। मतलब जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट करेगा, कौन सा डिवाइस खराब है उसके अनुसार वो एक आवाज निकलता कि भाई मेरा ये खराब है। अगर कुछ आवाज नहीं निकला तो मेरा डिवाइस सही है। मतलब वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स को पहले चेक कर ले, भाई सब ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग खाना बनाने के पहले सब चेक करते हैं, नमक है तो जो दिखाता है ना कि नमक ले लें, ये धनिया ले लें, ये दही ले लें, ये घी ले लें, ये ले लें, वो ले लें, सब रेडी करके फिर हम काम करना शुरू कर सकते हैं। कंप्यूटर भी सबसे काम करने शुरू करने के पहले वो अपना सारा हार्डवेयर पार्ट को चेक कर लेता है कि भाई सब ठीक ठाक है, तो सब काम कर रहा है, तो सब कनेक्टेड है, तो सब में पावर जा रहा है। तो सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑपरेशन, मींस पावर
ऑन सेल्फ टेस्ट, और अगर ये पोस्ट पास होता है तब जाके मेरा होता है बूटिंग। क्या है बूटिंग? बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बूट करना, रीबूट बोलते हैं ना हम लोग, बहुत सारे मोबाइल में रीबूट लिखते तो आता होगा, रीस्टार्ट को रीबूट बोलता है। बूटिंग मतलब टू स्टार्ट अ कंप्यूटर सो दैट द फाइल्स आर कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, तुम्हारे मोबाइल कंप्यूटर में विंडोज 10 इंस्टॉल्ड है। विंडोज 10 कहां पे इंस्टॉल्ड है? रैम पे। सर रैम का तो साइज 4 GB या 6 GB होता है। विंडोज 10 का साइज है 20 GB। वो कहां पे स्टोर रहता है? वो स्टोर रहता है हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क तो कंप्यूटर यूज नहीं करता, कंप्यूटर यूज करता है रैम। ये तो हम लोग यूज करते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम पावर ऑन किए, पहले वो चेक किया भाई मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। वंस अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ये हार्ड डिस्क से या मेरे सीडी डिस्क से डेटा को उठा के रैम में पुट करेगा। दिस ट्रांसफर इज नोन एज बूटिंग। जैसे ये रैम में पुट किया, कंप्यूटर ऑन हो गया, यो अब कैलकुलेशन करने लायक बन गया। सो द स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर में क्या होता है, मेरे डेटा को फ्रॉम द हार्ड डिस्क या फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी शिफ्ट किया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। और बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड बूट और एक वार्म बूट। सर कोल्ड बूट और वार्म बूट में अंतर क्या है? कोल्ड बूट मतलब जब मेरा कंप्यूटर पूरा पूरी ऑफ है, हमको फिजिकली वहां बटन दबा के स्विच ऑन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, वो खुद ब खुद बंद होगा और आफ्टर 1 सेकेंड हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, आफ्टर 1 सेकेंड खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, मीन्स ऑटोमेटिक स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तुम्हारे मोबाइल में भी अगर तुम स्विच ऑफ करके रख दो मोबाइल, तो जब तक तुम खुद स्विच ऑन नहीं करोगे मोबाइल ऑन नहीं होगा, बस तुमको बटन दाबना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। लेकिन अब मोबाइल को रीस्टार्ट अगर करते हो तो खुद बंद होता है, 1 सेकंड बंद होने के बाद फिर से वाइब्रेशन के साथ वो शुरू हो जाता है, खुद से ऑन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। ठीक है, अगर सेल्फ ऑन हो तो वार्म बूटिंग, अगर मैनुअल ऑन हो तो कोल्ड। और व्हाट इज बूटिंग? Booting is the process to start a computer when the files are transferred from the secondary memory to the primary. Correct? अब सर फाइल्स क्या है? ये फाइल मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ प्रोग्राम जो यहां पे स्टोर था, वो विंडोज इसमें स्टोर था हार्ड डिस्क में, वो यहां से उठाकर रैम में ले गया। करेक्ट? तो यही तो है मेरा सॉफ्टवेयर जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर मतलब एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में अंतर बताते हैं क्या, एक बेसिकली प्रैक्टिकल बताते हैं। आप लोग के बॉस, आप लोग के पेरेंट्स बहुत सारे मतलब देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में या जैसे डीएसपी में ही काम होता है, हम लोग देखोगे एक्चुअल अगर किसी को काम करना हो, जैसे घर बना रहे हैं, तो एक्चुअल काम कौन करेगा? जो लेबर है, जो मिस्त्री है, वो एक्चुअली ईंट लगाता है, सीमेंट डालता है, पानी डालता है, बालू डालता है, सीमेंट देता है, फिर ईंट लगाता है, फिर देता है, बहुत खटता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ कितना रुपया मिलता है? 10,000, 12,000, 15,000 मैक्सिमम। लेकिन जो इंजीनियर है वो क्या करता है? वो एसी रूम में बैठ के एक कागज निकालता व्हाइट, वहां सुंदर ड्राइंग बना के धमा देता है मिस्त्री को, बनाओ रे बनाओ। उसको महीना के अंत में कितना रुपया मिलता है? 1.5 लाख। क्या मजाक है सर, है ना? जो मिस्त्री, जो लेबर सुबह से लेकर शाम तक गर्मी में, बरसात में, ठंडा में मर के वहां पे वो पूरा घर बनाया, उसको महीना में मिला 15,000। और जो एसी रूम में पैर के ऊपर पैर चढ़ा के सिर्फ 2 ड्राइंग बना दे, उसको मिला 1.5 लाख। हाँ यस, यही हर जगह होता है, कंप्यूटर के साथ भी यही होता है। हार्डवेयर का ये जो प्रोसेसर है, जो ये एएलयू है, सीयू है, जो इनपुट डिवाइस है, जो रैम है, जो मेमोरी है, ये एक्चुअल काम करता है। लेकिन ये खुद से अगर तुम एक मिस्त्री को बोलो कि भाई हमको एक 7 तल्ला बिल्डिंग बना के दो, वो नहीं बना पाएगा। क्यों? कितना चौड़ा बीम लगेगा, कितना मोटा हमको ढलाई देना पड़ेगा ताकि 7 तल्ला का लोड बर्दाश्त कर सके। वो मेरा नींव कितना गहरा रहेगा ताकि वो हवा में ना पलट जाए, कितना एमएम का छड़ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो भूकंप में ना खराब हो, ये बुद्धि उसको नहीं है। वो इंजीनियर क्या करेगा? इंजीनियर बोल के देगा अरे भाई 16 एमएम का रॉड लगाना छत पे,
बेस पे 18 mm लगाना, जो बेस का बीम बनेगा 20 इंच का, लेकिन टॉप का बीम बनेगा 12 इंच का, ठीक है ना। बेस कम से कम मेरा 5 फीट नीचे तक जाना चाहिए, ये टॉप इतना होना चाहिए, ये सब बता के देगा, वो बोल देगा, वो जाके खाली कर देगा। लेकिन क्यों? तब इंजीनियर को पैसा बेसिक क्यों दिए? क्योंकि उसको मालूम है कि 7 तल्ला अगर हमको बिल्डिंग बनाना है तो क्या क्या पैरामीटर्स डालना पड़ेगा ताकि वो बिल्डिंग ना गिर जाए, ठीक है। उसी प्रकार जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कंप्यूटर में, क्या कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, ये सब सॉफ्टवेयर बताता है और हार्डवेयर सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसीलिए क्यों माइक्रोसॉफ्ट इतना रिच कंपनी है, वो हार्डवेयर नहीं बनाता, वो सॉफ्टवेयर बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, उसी से वो पैसे डेवलप करता है। मतलब वो तरीका बताता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। करता कौन है? करता है हमारा ये हार्डवेयर। बताता कौन है? वो बताता है सॉफ्टवेयर कि ऐसे करना है, करेक्ट। अब चलिए सॉफ्टवेयर का डिटेल्स, लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। क्या लिखें? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इज द टाइप ऑफ प्रोग्राम that is used to run the computer, that is used to run the device, डिवाइस को ऑन होने में, डिवाइस को इनपुट लेने में, डिवाइस को आउटपुट निकालने में जो सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मेन है, या तुम्हारे कंप्यूटर में या तुम्हारे मोबाइल में भले कोई ऐप रहे ना रहे, एंड्रॉइड होना जरूरी है। अरे कम से कम ऑन तो होगा, कम से कम फोन तो आएगा, है ना, वो सिस्टम। लेकिन तुमको गेम खेलना है, गाना सुनना है, वीडियो देखना है, यूट्यूब डाउनलोड कर लेंगे। गाना सुनना है, पाइप म्यूजिक प्लेयर डाउनलोड कर लेंगे। वीडियो देखना है ना, तो एमएक्स प्लेयर डाउनलोड कर लेंगे। गेम खेलना है, फ्री फायर डाउनलोड कर लेंगे। ये सब सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये फ्री फायर में तुम जाओगे वीडियो देखना, संभव है? नहीं पॉसिबल, वो सिर्फ गेम खेल सकता है। यूट्यूब में तुम चाहोगे न्यूज पढ़ना, संभव है? नहीं, वो सिर्फ वीडियो दिखा सकता है। पाई म्यूजिक प्लेयर में तुम चाहोगे गेम खेलना, नहीं संभव, वो सिर्फ गाना सुना सकता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हमारे पूरे कंप्यूटर को या पूरे डिजिटल डिवाइस को ऑपरेट करता हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रेजेंस में, मतलब एंड्रॉइड के प्रेजेंस में या फिर कंप्यूटर में जो विंडोज है, तुमको कंप्यूटर में कुछ नहीं हो रहा है, कंप्यूटर ऑन और ऑफ हो रहा है, मतलब विंडोज कम से कम है। अब तुम में उसमें कुछ जैसे प्रोग्रामिंग करना है तो पाइथन चढ़ा दिए, ठीक है ना। गाना सुनना है, विंडोज मीडिया प्लेयर चढ़ा दिए। लेटर टाइप करना है, वर्ड चढ़ा दिए। डेटाबेस बनाना है, एक्सेस चढ़ा दिए, ठीक। तो विंडोज हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो तुम्हारे कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशंस कंट्रोल करता है। और विंडोज चढ़ने के बाद तुमको वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड अगर काम करना हो, यू हैव टू गो फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 टाइप के होते हैं। क्या है? ओएस, फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है विंडोज, एंड्रॉइड, सिम्बियन, लिनक्स, यूनिक्स, मैक, है ना, मैक ओएस, आईओएस जो एप्पल में होता है। ये सब मेरा ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है, डिवाइस के पूरे फंक्शन को ये सेंट्रल वे में हैंडल करता है। ये है मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, करेक्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्मूथली रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने साथ कुछ कुछ छोटा छोटा ऐप रखता है, जिसके थ्रू हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस कर सकते हैं, है ना। वो है मेरा यूटिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल बोल के एक सॉफ्टवेयर होता है ना,
जो आपके पूरे कंप्यूटर का लेखा जोखा उसके अंदर रहता है, वो विंडोज का ही पार्ट है। लेकिन वो विंडो अगर वो कंट्रोल में नहीं रहे तो तुम्हारा विंडोज का स्टार्ट नहीं होगा? हाँ होगा, लेकिन हम उसमें कुछ एडिट नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा कंप्यूटर अगर तुम्हारे मोबाइल में सेटिंग्स वाला ऑप्शन हम उड़ा दें, तुम्हारा क्या फोन खराब हो जाएगा? नहीं सर। लेकिन हमको ब्राइटनेस बढ़ाना है, ब्राइटनेस कमाना है, साउंड बढ़ाना है, रिंगटोन चेंज करना है, सेटिंग्स, यूटिलिटीज, मतलब ओएस का ही एक सब्सिडियरी जिसमें ओएस को स्मूथली रन करने के लिए कुछ एप्स या कुछ प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हो, दे आर नोन एज यूटिलिटीज। ठीक है। फिर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हमको ओएस या प्रोग्राम बनाने के लिए हमको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगते हैं, जैसे पाइथन। आप लोग पाइथन या सी या जावा कुछ दिन में पढ़ेंगे, है ना? जो विधान में जा रहे हैं वो लोग विजुअल बेसिक पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए आई हैव टू गेट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। व्हाई? हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो तो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में। कंप्यूटर इंग्लिश अल्फाबेट ना समझता है ना प्रोसेस कर पाता, उसको वो इंग्लिश अल्फाबेट को 01 में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं दे आर नोन एज सोर्स कोड और हाई लेवल कोड। सोर्स कोड और हाई लेवल कोड, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन लेवल कोड। मशीन लेवल 01 तक ले जाना पड़ता है। तो ये जो ट्रांसफर करता है इसको कहते हैं हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में रन करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट कर देता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, इसमें एरर है ठीक किया, इसमें एरर है ठीक किया, इसमें एरर है ठीक किया, एक एक कर। और असेंबलर क्या करता है? वो असेंबली लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज तक कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। डोंट वरी, हम सबका नोट्स देंगे तुमको, वहां पे सारा डेफिनेशन मिल जाएगा, अभी समझ लो क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोले? लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज एट वंस, एक बार में चेंज कर देगा। Interpreter converts the program line by line, one by one, part by part to the machine level language. And assembler changes the assembly level program to a low level program and vice versa. So this is known as language translator. Finally क्या होता है? Device driver. आप लोग के जो घर में कंप्यूटर अगर होंगे, देखो कोई नया प्रिंटर इंस्टॉल करो, देखो उसके साथ सीडी देता है, या नया एक डिजिटल कैमरा या हैंडीकैम कर दो, एक सीडी देता है। क्यों देता है वो सीडी? उसके अंदर उसका ड्राइवर्स रहते हैं। व्हाट इज ड्राइवर? तुम जो हार्डवेयर अलग से इंस्टॉल कर रहा है कंप्यूटर में, उसका तो कुछ फीचर्स होगा कि ये, जैसे मेरा प्रिंटर प्रिंटिंग भी कर सकता है, फैक्स का भी काम कर सकता है, स्कैनर का भी काम कर सकता है, कॉपियर का भी काम कर सकता है, इवन कि नेटवर्क प्रिंटर का भी काम कर सकता है। कि हम दूर से, अगर मेरा इंटरनेट ऑन है मेरे कंप्यूटर में, तो हम अपने ड्यूटी से यहाँ पे प्रिंटर में हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है ना? वो सारा काम मेरे प्रिंटर से होगा। तो इसका ये सब फैसिलिटीज है, ये मेरे कंप्यूटर का मालूम है कि हम सर HP का 3820 मॉडल लगा रहे हैं जिसका ये फीचर है, मेरे कंप्यूटर को मालूम नहीं। HP क्या किया? उसको एक CD में राइट करके दे दिया। अब ये वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उस सीडी को कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, ताकि मेरे कंप्यूटर को ये पता चले कि जो प्रिंटर हम लगाए हैं उसका क्या क्या फीचर है, उसको कैसे ऑपरेट करना है। डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। करेक्ट? हम एक हैंडीकैम लगाए, उस हैंडीकैम को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उसका डेटा, कैसे उसका वीडियोस को कॉपी करना है, कैसे उसको वीडियो को डिलीट करना है, कैसे उसका ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल करना है ना? वो सब सेटिंग कौन करेगा? कंप्यूटर से कनेक्ट करके करते हैं, लेकिन सेटिंग कब कैसे करेगा? कंप्यूटर को पता होना चाहिए ना, उसका सेटिंग करना पड़ेगा। आई नीड अ डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, इसीलिए अगर डिवाइस ड्राइवर ना काम करे, अगर ना ठीक से इंस्टॉल्ड हो, तो मेरे डिवाइस ठीक से काम नहीं करता, प्रॉब्लम करता। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा तुमको ओएस बता दें, ओएस हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है CUI, एक होता है GUI। सर क्या ये CUI GUI क्या है?
इसका मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब देखते हो कि टीवी सब में प्रोग्रामर सब काला स्क्रीन है, व्हाइट में खट 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 हमेशा टाइप करते रहता है। क्या क्या टाइप करते हैं, छोटा छोटा दिखता भी नहीं है ठीक से क्या टाइप कर रहा है। मतलब वो कंप्यूटर से जो भी वार्तालाप कर रहा है, जो भी इंटरेक्शन कर रहा है, वो कोड लिख के, मतलब टाइप करके लिख रहा है, कैरेक्टर टाइप करके लिख रहा है, वो है CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, लेकिन तुम अपने कंप्यूटर को शट डाउन देना है, या सर कंप्यूटर को अगर कुछ गाना प्ले करना है, या कंप्यूटर में कुछ गेम खेलना है, तुम कुछ टाइप करते हो ना? हम तो माउस से ड्रैग कर लेते हैं, एरो की है उससे काम चला लेते हैं। मतलब तुम ग्राफिकल मोड में काम करते हो, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। पहले के जमाने में ये CUI चलता था, हमने भी किया है काम। मैं भी कंप्यूटर का अभी भी आज भी, अगर मान लो कंप्यूटर तुम्हारा क्रैश कर गया, फुट गया कंप्यूटर, वायरस आ गया, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, तो सर फॉर्मेट कर देंगे, नया विंडोज चढ़ा देंगे। ठीक है, चढ़ा सकते हो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रह गया, मान लो प्रोजेक्ट आधा बनाया हो, आधा रह गया कंप्यूटर और वायरस आ गया, तुमको फॉर्मेट करना पड़ेगा। जो आधा बनाए थे गलो मायर हो गए, खत्म। कैसे बचाए सर उसको? कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, बैठ के रोगे, रोने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर ग्राफिक्स मोड में ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन CUI मोड पुराना मोड है, यहां हमेशा ऑन होता है। हम टाइप कर करके, कमांड कीबोर्ड से टाइप कर करके हम कॉपी पेस्ट सब कर सकते हैं। डेटा को हम वहां से उठा के दूसरे का ट्रांसफर करेंगे, फिर इसको फॉर्मेट करेंगे। मतलब ये CUI भी सीखना जरूरी है। जरूरत जब पड़ेगा और हायर क्लास में जाओ तो CUI भी सीखोगे। फिलहाल अभी जान लो कि OS दो प्रकार होता है, CUI एंड GUI। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का हो गया? OS, यूटिलिटीज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर्स। करेक्ट। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जाओ बाहर देखो, माँ बाहर गया देखो तो कैरेक्टरिस्टिक है, तो बाहर देखो। हाँ हैं পড়া শুরু যাবো। খাওয়া দিচ্ছে না? ওইখানে খাবো, এখানে তোমার বসে খাবো। আওয়াজ করবে না, আর 10 মিনিট সে সোয়াচ এখন দুটো ক্লাস আসবে সম্ভব 26 তারিখে সবচেয়ে পরীক্ষা। हाँ, सो द लास्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं सर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और एक होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सर ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या है? जनरल पर्पस का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमने बनाया, लेकिन किसी एक आदमी या दो आदमी के लिए नहीं, हमने ओपन के लिए छोड़ दिया। जिसको जैसे चाहिए इस्तेमाल कर लो। तुम लोग का फेवरेट इंस्टाग्राम है ना? आप लोग सब का भी भाई आदमी खाना भूल जाए, इंस्टाग्राम चेक करना नहीं जो बोलता। एनीवेज, तो इंस्टाग्राम मान लो एक सॉफ्टवेयर, वो इंस्टाग्राम जिस कंपनी ने बनाया, वो क्या मेरे लिए बनाया या आपके लिए बनाया या प्रियंका चोपड़ा के लिए बनाया या नरेंद्र मोदी के लिए बनाया? किसी एक आदमी के लिए नहीं बनाया, उसने बना के छोड़ दिया। कोई उसको चैटिंग के लिए यूज करता है, कोई उसको IGTV पोस्ट करने के लिए यूज करता है, कोई वहां मीम शेयर करने के लिए यूज करता है, कोई वहां फोटो शेयर के लिए यूज करता है, कोई वहां पे लाइव चैट करने के लिए यूज करता है। अपना अपना यूज है, वो है जनरल पर्पस। जैसे तुम लोग के कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है, जैसे MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, इन्फोपाथ और भी आउटलुक क्या क्या इंस्टॉल हो जाता है उसके साथ साथ। तुम कितना सारा इस्तेमाल करते हो? सर हम हार्डली वर्ड यूज करते हैं, बाकी सब तो तुम माइक्रोसॉफ्ट को फोन करके बोलोगे हमको सिर्फ वर्ड बना दो, नहीं, उसने ऑफिस बना दिया। तुमको जो इस्तेमाल करना है तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लो। दैट इज कॉल्ड जनरल पर्पस। और कस्टमाइज्ड मतलब क्या कि कोई एक कंपनी सिर्फ एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है। जैसे बिग बाजार में जो बिलिंग करता है वो लोग आदमी,
वो बिग बाजार का बिल वो लोग क्या एक्सेल में एक्सेस में करता है? नहीं, उसको अलग से सॉफ्टवेयर दिया गया है। बैंक में जो स्टेट बैंक या कोई भी बैंक में आदमी लोग जो कैलकुलेट या जो बैंकिंग का काम करता है, डिपॉजिट, विथड्रॉवल, ये सब जो काम होता है, उसको क्या वर्ड में टाइप करता है वो लोग या नोटपैड में लिखता है? नहीं, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ये महंगा है क्योंकि ये एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना पड़ता है। बेस्ट एग्जांपल हम समझाते हैं, हमारे डीएसपी में 2010 साल में ईआरपी इंप्लीमेंट हुआ था, सैप। उस सैप को बनाया था एचपी कंपनी ने। जस्ट इमेजिन करो वो सॉफ्टवेयर जो एचपी ने बनाया, कितना पैसा लिया होगा उस सॉफ्टवेयर के लिए? कोई इमेजिन है सर? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, अगर हम बोले 3 करोड़ या 4 करोड़? सही है, करोड़ों में पैसा उठाया जाता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का, ठीक है। लेकिन जनरल पर्पस तुमको ऑफिस का सीडी लेना है सर, 2000 में मिल जाएगा, बाजार में जाओ। विंडोज 10 का सीडी लेना है, 3500 में मिलता है, बाजार में जाओ। एंटीवायरस का सीडी तो 200-250 रुपया मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जनरल पर्पस है, उसने एक बार कोडिंग करके छोड़ दिया, लाखों लोग उसको खरीद रहे हैं, उसका प्रॉफिट उठ जाता है। लेकिन उसने जो डीएसपी का सॉफ्टवेयर बनाया, वो सिर्फ डीएसपी यूज करेगा और कोई यूज नहीं करेगा। तो एक आदमी के लिए उसको इतना मेहनत करना पड़े, इसलिए पैसा भी ज्यादा लेगा, ठीक है। तो ये जो कस्टमाइज्ड ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, इसको और बेटर वे में बोले तो मेरा सॉफ्टवेयर को और 3 पार्ट में रखेंगे। एक रखेंगे फ्री सॉफ्टवेयर, एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब तुम देखोगे बहुत सारा सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। जैसे तुम लोग क्लास 9-10 में यूज किए थे ना, OpenOffice.org, ओपन ऑफिस, उसको नेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन नेट से डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं, पैसा नहीं लगता उसके लिए, फ्री सॉफ्टवेयर। लेकिन तुम विंडोज डाउनलोड करना चाहो नेट से, ऑफिस डाउनलोड करना चाहो नेट से, नहीं होगा, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी मीन्स दैट इज द सॉफ्टवेयर इज ओन्ड बाय मी एंड यू हैव टू पे मी टू गेट द सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी, अधिकारवश, वो अपना है, मेरे अधिकार के अंदर है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब जैसे एंड्रॉइड, वो ना फ्री है ना प्रोप्राइटरी है, वो ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब तुमको पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन तुम चाहे उसको चेंज कर सकते, उसका पूरा कोडिंग दे दिया तुमको। जैसे एंड्रॉइड, तुम लोग सब अपने मोबाइल में कोई रेडमी का फोन यूज करता है, कोई मोटरोला, कोई सैमसंग, कोई शायद आप लोग गूगल का डायरेक्टली गूगल पिक्सल यूज करते होंगे, कोई ऑनर का फोन यूज करता होगा। देखो सब एंड्रॉइड पे रन करता है, सब मान लो चलो एंड्रॉइड पाई पे काम कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन देखो सबका इंटरफेस अलग है। सैमसंग का इंटरफेस और रेडमी का इंटरफेस अलग है, रियलमी का इंटरफेस अलग है। कैसे हुआ सर? सब तो एंड्रॉइड पाई है, सब एंड्रॉइड पाई है, सबने गूगल से एंड्रॉइड लिया, लेकिन अपने अनुसार फिर उसको कन्वर्ट करना शुरू। कोई सैमसंग ने उसको अपने जैसा बनाया, रेडमी ने उसने आपको ऐसा बनाया, मोटरोला तो स्टॉक एंड्रॉइड यूज करता है, मोटरोला कभी एंड्रॉइड के साथ छेड़खानी नहीं करता, मोटरोला वो बहुत अच्छा कंपनी है। दैट्स व्हाई आई लव मोटरोला फोन्स वेरी मच, बिकॉज़ दे डोंट चेंज द एंड्रॉइड, ठीक है। ऑनर ने अपना चेंज कर दिया, और सबसे घटिया तो रेडमी करता है ना। रेडमी का क्या है, वो ओएस यूआई बनाने के चक्कर में उसको गंदा साला स्कैप से भर देता है उसको। एनीवेज, सो वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मींस मे बी यू हैव टू पे फॉर इट, मे बी यू मे नॉट हैव टू पे फॉर इट, लेकिन उसका सोर्स का पूरा कोड दे देंगे आपको, भाई कोड ले लो, अब जैसे चाहिए कोड को आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा जैसे चेंज करना है चेंज करो, फिर आप यूज करो। ये है मेरा ओपन सोर्स। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ना हम तुमको उसका सोर्स देंगे ना ही उसको फ्री में देंगे, यूज करना है हमको, पैसा दो उसको यूज करो। और फ्री मतलब उसका कोड नहीं देंगे, उसको फ्री में यूज करने देंगे। समझ में आया क्या होता है सॉफ्टवेयर का टाइप? तो ये है मेरा एंड ऑफ द चैप्टर। ये बेसिकली हम तुमको पूरा आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि अगर डिटेल्स में पढ़ने जाए, देखो ये सब बोलेंगे सर ये तो हम लोग क्लास 7, 8, 9 में ही पढ़े हैं, फिर 11 में क्यों पढ़ा रहे हैं? छोड़ दो। 11 के बाद जब अगर कॉलेज लेवल में इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे ना, एमसीए बीसीए करोगे, फिर भी यहाँ ये सब पढ़ना पड़ेगा और डिटेल्स में पढ़ोगे, है ना। इसका लेवल तुम्हारा मतलब चीज वही रहता है, सिर्फ डिटेल्स, जितना डिटेल्स तुम अभी हम तुमको पढ़ाएं, ये क्या 11 क्या 8, 9 में तुमको इतना मालूम था? नहीं था। डिटेल्स बढ़ रहे हैं, तो इसको हम एक जस्ट एक ओवरव्यू देंगे, समझ जाओ कि चीज कैसे रन करता है।
इसका डिटेल्स नोट्स जो तुमको याद करके एग्जाम में लिखना पड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, गिव डिफरेंसेस ऑफ, इसका हम 2 नोट्स आपको सेंड करेंगे, उसमें सारा डिटेल्स इजीली आप पढ़ सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर कुछ पार्ट, कोई भी पोर्शन अगर समझ में ना आए तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।